ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है। हम लोग इसको सॉल्व करके सीरीज बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखें फ्लूइड मैकेनिक्स का जो 4 वीडियोस का बना है, उस सिविल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, वो फ्लूइड मैकेनिक्स था। तो उसको हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व किए हैं 1 से लेकर के 400 तक के। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सर्वेइंग का कर रहे हैं। सर्वेइंग में भी हम लोग का लगभग 400 क्वेश्चन है। इसको पार्ट वाइज का पार्ट करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व किए 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हैं और स्पेशली सॉल्व करते हैं ताकि कम समय में पूरा हम लोग कर सकें। इस पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किए 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके हम लोग वीडियो में डाल दिए हैं। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे आगे जो प्रीवियस ईयर तक छोड़े थे उसके बाद का। इस पार्ट में हम लोग शायद फर्स्ट पार्ट में किए थे हम लोग 195 तक। इस पार्ट में हम लोग करेंगे 195 से आगे करते हैं। 195 से आगे देखते हैं कितना तक हो सकता है इस वीडियो का पार्ट में। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट का। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करता है। तो हम लोग 195 तक प्रीवियस सॉल्व कर चुके थे फर्स्ट पार्ट पे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में 196 से देखते हैं। 196 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ अ डिग्री दिया हुआ है। एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है up to 1/6 of the degree on a main scale is occupied with vernier having only 19 main scale division divided into 20 part। मीन्स कह रहा है कि मेन स्केल जो डिवीजन है, मेन स्केल जो डिवीजन है जो 19 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड इंटू 20 पार्ट, तो 20 इंटू वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 19 इंटू मेन स्केल डिवीजन। एक इक्वेशन ये आता है। तो बोल रहा है हमरा इसमें क्या निकालना है, द करेक्ट लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट निकालने बोला इंस्ट्रूमेंट का। तो लिस्ट काउंट बराबर हम लोग जानते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है, लिस्ट काउंट बराबर होगा वर्नियर स्केल माइनस मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल का। तो हम और इसमें और डाटा दिया हुआ है तो एस माइनस बी, एस का वैल्यू निकालते हैं। एस दिया हुआ क्या, 1/6 ऑफ द डिग्री ऑन द मेन स्केल। दैट मीन्स कहने का मतलब है एस इज इक्वल टू 1/6 इंटू डिग्री, 1/6 ऑफ डिग्री। इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1/6 डिग्री का हो जाएगा 3600 3600 सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है मेरा 600 सेकंड, 600 सेकंड। एस का वैल्यू निकल गया और एक इक्वेशन अभी हम लोग निकाले, मान लिया एस का वैल्यू निकल गया 600। एक और भी वैल्यू हम लोग निकाले 20 भी बराबर 19 एस। तो एस के जगह पे हम लोग 600 डालते हैं, यहाँ से भी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो भी का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 570। तो हम लोग लिस्ट काउंट का वैल्यू निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट बराबर क्या बोला है, एस माइनस भी। एस माइनस भी बोले तो एस माइनस भी बोले तो एस माइनस भी इक्वल टू लिस्ट काउंट। एस का वैल्यू आ रहा था 600 और भी का वैल्यू आ गया 570। दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच गया 30 सेकंड। ये हो गया मेरा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का वैल्यू हो गया 30। जिस इंस्ट्रूमेंट में जो लिस्ट काउंट हुआ गिवन डायमेंशन के गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, जो लिस्ट काउंट का जो वैल्यू आया, लिस्ट काउंट बराबर हो गया मेरा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एस माइनस भी इज इक्वल टू 30 सेकंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं 30 सेकंड, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल स्केल ऑफ एन एरिया इन मैग्नेटिक जोन। प्रोड्यूस स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल पर ड्रा कर रहा एरिया इन मैग्नेटिक जोन, मैग्नेटिक जोन में बाय डायरेक्ट प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन फील्ड। सारा जो वर्क है वो फील्ड में ही कर लेना है। इट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे विल मोस्ट अप्रोप्रिएट द पर्पस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सारा डाटा जो फील्ड में करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वे इसमें मोस्ट प्रिपेयर होगा और स्मॉल स्केल पे निकालना। स्मॉल स्केल पे निकालने के लिए और सबसे बेटर चीज़ ये है, ये मैग्नेटिक जोन में डाला हुआ। मैग्नेटिक जोन करने का मतलब आता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक सबस्टांस रहता है जिसकी वजह से अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल सर्वे करते हैं, दैट मीन्स थियोडोलाइट कंपास वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन आने की संभावना रहता है। बट यहाँ पे
मैग्नेटिक जोन में अगर प्लेन टेबल यूज करते हैं तो वहाँ पे मेरा मैग्नेटिक जोन में प्लेन टेबल करते हैं तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन का कोई भी संभावना नहीं रहता। इस तरह से मेरा जो आ गया मैग्नेटिक जोन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वर्क इन फील्ड, सारा जो वर्क है वो फील्ड में कर लेना है, तो इसके लिए मेरा होता है मेन प्लेन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है? पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्लेनोमीटर, क्लेनोमीटर का हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं वो दिया हुआ है। तो क्लेनोमीटर जो होता है, क्लेनोमीटर की यूज करते हैं हम लोग एंगल के लिए, इसमें यूज किया था एंगल निकालने के लिए। टेलरोमीटर, टॉलरेंट इसको माइक्रोवेव के लिए यूज करते हैं, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। तो क्लेनोमीटर एंगल देख लेते हैं, एंगल में इंस्ट्रूमेंट है, एक का हो गया 3। टेलरोमीटर माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है तो सी का 4। पैंटोग्राफ, पैंटोग्राफ जो है, पैंटोग्राफ यूज करते हैं इलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट, प्लेन इलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट, तो सी का 4। क्लेनोमीटर एंगल और टाइलोमीटर जो हो गया वो माइक्रोवेव, पैंटोग्राफ हो गया वो प्लेन इनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 5। ए का क्या देखें हम लोग, ए का क्लेनोमीटर है, क्लेनोमीटर एंगल हो गया 1 का 3 देख लेते हैं, तो 1 का 3 इसमें दिया हुआ है। बी का देखे प्लेन एनलार्जिंग, बी का 4 इसमें दिया हुआ है। सी का 5, सी का 5 किस में दिया हुआ है और रख रहा है, सी का 5 इसमें दिया हुआ है। तो 3 4 5, दैट इज डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहा है, 30 मीटर मैट्रिक चैन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट। एक 30 मीटर का चैन है जो 0.1 मीटर शॉर्ट हो गया टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट, पूरा मेजरमेंट के दौरान। इफ द डिस्टेंस मेजर इज रिकॉर्डेड एज ए 300 मीटर, देन द एक्चुअल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इरड स्केल लेंथ डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ। इस तरह से इसमें डाटा पूरा फुलफिल करते हैं तो एक्चुअल लेंथ बराबर हो जाएगा इरड लेंथ ऑफ चैन। इरड लेंथ कितना हो गया, 30 मीटर का चैन था, 0.1 मीटर कम गया है, वो शॉर्ट हो गया, तो एक्चुअल कितना बच गया 29.9। और एक्चुअल लेंथ कितना था इसका 30 मीटर, और मेजर लेंथ कितना हो गया, मेरा मेजर लेंथ हो गया 300 इंटू कर देगा 300। इसको सॉल्व करते हैं तो जो मेरा आंसर आ रहा है 299 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो 299 आ रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, लेटरल मेजरमेंट है। ऑफसेट जो होता है लेटरल मेजरमेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन से जो लेटरल मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑफसेट, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन इज, फोर बेयरिंग लाइन दिया हुआ है साउथ 49 डिग्री 52 सेकंड ईस्ट, एज्यूमिंग देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। द बैक बेयरिंग कितना होगा, अगर मेरा क्वाड्रेटिक बेयरिंग में डायमेंशन दिया हुआ है तो उसको अगर हम क्वाड्रेटिक बेयरिंग में अगर दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा मेथड क्या यूज करते हैं। अगर डायमेंशन ग्राफ देखते हैं, ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा साउथ, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट। साउथ ईस्ट में दिया हुआ है, साउथ ईस्ट करने का मतलब होता है साउथ ईस्ट में मेरा दिया हुआ है 49 डिग्री 52, ये दिया हुआ है इस डायमेंशन में। साउथ ईस्ट दिया हुआ है 49 डिग्री 52 मिनट, ये डिग्री दिया होता है। अगर इसको हम बैक बेयरिंग निकालेंगे तो इसका बैक बेयरिंग ठीक है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा तो ये नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा। और क्वाड्रेटिक बेयरिंग हम लोग जानते हैं जब भी मेजर किया जाता है या तो नॉर्थ से मेजर किया जाता है या साउथ से मेजर किया जाता है, जो नियरर हो लाइन से, किसी भी लाइन से जो एक्सिस नियरर हो उस एक्सिस से मेजर कर जाता है, लेकिन वो नॉर्थ जोन या फिर साउथ से होता है। तो इसमें हम लोग सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी होगा वो एंगल ये होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में सेम डाटा होगा 19 डिग्री 52 सेकंड, 90 डिग्री 52 सेकंड, मेरा ऑप्शन डी आ रहा है। दूसरा है इसमें और निकालने का दूसरा मेथड क्या है, इसको पहले हम डब्ल्यू में ऐड करते हैं, डब्ल्यू में होल सर्किट बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं। होल सर्किट बेयरिंग में कन्वर्ट करके उसमें अगर 180 से कम है, 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ देंगे, और अगर 180 से ज़्यादा है तो 180 जोड़ देंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं, फोर बेयरिंग प्लस माइनस बैक बेयरिंग इज इक्वल टू 180।
फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग, फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180। इस फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं बैक बेरिंग का वैल्यू। तो इसके लिए हमको जो S49 52 मिनट ईस्ट जो है उसको होल सर्किट बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे। होल सर्किट बेरिंग कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 180 माइनस 49 डिग्री 52 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें निकाल सकते हैं। तो आंसर मेरा डी आ रहा है। सिंपल मेथड यही है, क्वाड्रेटिक बेरिंग में रहेगा तो उसको डायमेंशन है इसमें दिया हुआ तो इसमें कर दो, अगर इसमें दिया हुआ तो इसका इसमें हुआ, या अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका बैक बेरिंग और फोर बेरिंग हो जाता है। तो इसका हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैचिंग का है। मैचिंग में क्या कह रहा है, मैचिंग में क्या कह रहा है, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन जो होता है सैग का, करेक्शन फॉर सैग, सैग करेक्शन जो होता है, अगर मान लिया जाए इस तरह से, मतलब चैन सर्वे या किसी में स्टेप सर्वे में कर रहे हैं तो इस तरह से जो मेरा सैगिंग करता है इसको सैग करेक्शन करते हैं। ऑलवेज मेरा नेगेटिव होता है सैग करेक्शन। तो ये हो जाएगा बेसलाइन से रिलेटेड है। लिस्ट काउंट 30 सेकंड, 30 मिनट, 30 मिनट जो लिस्ट काउंट होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास का होता है। 30 मिनट जो लिस्ट काउंट होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास का होता है। तो बी का 4। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सर्वियर कंपास देखते हैं, सर कंपास दो तरह का होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है वो 15 मिनट होता है। सर्वेयर कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है वो 15 मिनट होता है, और प्रिज्मेटिक कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है वो 30 मिनट होता है। तो इस तरह से मेरा लिस्ट काउंट 30 मिनट किसका हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास का होगा। ओवरलैप, ओवरलैप किस में करता है, ओवरलैप जो रिलेटेड है वो है मेरा एरियल फोटोग्राफ से। एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, ये टैक्योमीटर से। एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दो होता है। एडिटिव कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है डी इज इक्वल टू एफ प्लस, एडिटिव कांस्टेंट को सी से इंडिकेट करते हैं, सी इज इक्वल टू एफ प्लस डी होता है। एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को के से इंडिकेट करता है जिसका वैल्यू होता है ए बाई आई। तो यहाँ पर मेरा देखा जाए तो रिलेशन हो गया, सैग करेक्शन बेसलाइन से रिलेटेड है, लिस्ट काउंट प्रिज्मेटिक कंपास रिलेटेड है, ओवरलैप एरियल से रिलेटेड है, एडिटिव कांस्टेंट ये मेरा टैक्योमीटर से रिलेटेड है। तो एक का 3, एक का 3 सही है, बी का 4, बी का 4 सही है, सी का ओवर एरियल फोटोग्राफ सी का 2, सी का 2 सही है, और डी का 1, डी का 1 सही। जिस तरह से मेरा बी हो गया। एक एक्स्ट्रा डाटा इसमें याद रखना है, प्रिज्मेटिक कंपास प्लस सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है वो 15 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, The RL of a roof slab का RL है of a building, staff reading were taken from the particular setup of the leveling instrument. Reading were 1.050 meter with a stop on the benchmark. Reading दिया हुआ, benchmark दिया हुआ with a stop on the benchmark with a stop below the roof slab and hence held inverted. Take RL of the benchmark as इतना। RL दिया हुआ बेंचमार्क था, RL ऑफ द रूफ स्लैब कितना है, मैं इस तरह से बन रहा है फिगर, इसको निकालना है रूफ स्लैब का RL कितना होगा। इस पॉइंट का बेंचमार्क दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है और ये डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये डाटा प्लस ये डाटा प्लस ये डाटा तीनों को जोड़ देते हैं तो मेरा RL जो होगा इसका निकल जाएगा RL ऑफ बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये डाटा प्लस ये डाटा प्लस ये डाटा तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो डाटा आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 138, दैट मीन्स 138.5, दैट इज डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, मास हॉल डायग्राम द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सक्यूवेशन और एम्बैंकमेंट फ्रॉम द लाइन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द, पूछ रहा है द मास हॉल डायग्राम द डिस्टेंस D of the center of mass excavation or embankment from the line representing the volume to be hauled over a given by। D का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होता है, तो यहाँ हम लोग इसको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। D डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा उससे निकाल सकते हैं फॉर्मूला। वैसे तो याद रखना है इसमें, लेकिन इसका ट्रिक्स यह है कि इसको अगर हम डायमेंशनली चेक करें तो डायमेंशनली पता चल जाएगा। स्केल हो गया, वॉल्यूम ऑर्डिनेट का डायमेंशन मीटर में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, तो इससे कटेगा तो बच गया एम, दैट मीज ये जो मीटर का डायमेंशन है दैट इज डी। और बाकी किसी में देखते हैं एरिया इंटू वॉल्यूम, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा मीटर क्यूब, जो कि डायमेंशन सही नहीं है। एरिया और वॉल्यूम ऑर्डिनेट है, इसमें हो सकता है मीटर का ऑर्डिनेट,
एरिया एंड ओरिजेंटल स्केल ये नहीं होगा, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, बट इसमें ओरिजेंटल स्केल वर्टिकल स्केल नहीं, इसलिए हम लोग इसको मान सकते हैं। यहाँ पर सिंपल फार्मूला याद रख सकते हैं, जो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है एरिया इंटू हॉरिजॉन्टल स्केल इंटू वर्टिकल स्केल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑर्डिनेट होता है। इस तरह से मेरा ए हो जाएगा इसका फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लग रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन द स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट बोल रहा है, स्पीड टेस्ट में कौन कौन सा डायमेंशन होता है। स्पीड टेस्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। स्पीड टेस्ट क्या होता है, स्पीड टेस्ट होता है एक स्पीड टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो निकालने की जो ये होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस थियोडोलाइट होता है उसको मेजर एक्सिस को सेटल करने के लिए जो टेस्ट कहते हैं उसको स्पीड टेस्ट कहते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, वो क्या क्या होता है उसको बोला करेक्ट सीक्वेंस में उसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब डिप्रेस लेवल एंड द साइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड नियर टू इंस्ट्रूमेंट क्लैम्प हॉरिजॉन्टल प्लेट साइड वेल डिफिनिट हाई पॉइंट ऑन द हाई बिल्डिंग। हाँ, ये सबसे पहले एक हाई पॉइंट चूज करते हैं, सबसे हाई पॉइंट चूज करते हैं किसी हाई बिल्डिंग पे। तो फर्स्ट नंबर पे मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद क्लैंप करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेट इस पे, दैट इज सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद डिप्रेस टेलीस्कोप एंड द साइड द पॉइंट ग्राउंड, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद चेंज द फेस एंड रिपीट द प्रोसीड्यूर, जहाँ पे ये रिपीट वर्ड आता है, रिपीट द प्रोसीड्यूर, ये सबसे अंत में होता है, तो रिपीट ये सबसे चार में हो जाएगा। फर्स्ट में मेरा 3 है। इस तरह से मैं ऑप्शन मिला लेते हैं, सीक्वेंस कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में ये रिपीट है तो ये 4 होगा, चार चारों में दिया हुआ है, दैट इज इसमें भी है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे मेरा कौन होगा, हाई पॉइंट पे चूज करते हैं, किसी बिल्डिंग के हाई पॉइंट होना चाहिए। तो 2 मेरा फर्स्ट पॉइंट पे, 2 फर्स्ट पॉइंट पे, 4 अंत पॉइंट पे, दैट इज डी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन सबसे लास्ट पॉइंट पे रिपीट हो जाएगा और सबसे फर्स्ट पॉइंट पे ये हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में 3 है तो 3 और 4 2 हो रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, क्लैम्प द हॉरिजॉन्टल प्लेट। सेकंड पॉइंट ये था मेरा, क्लैम्प द हॉरिजॉन्टल प्लेट, तो 3 और 2, 3 2 1 4, 3 2 1 4 मेरा सी हो गया। ये प्रोसीड्यूर है जिसको याद करना। सबसे पहले हम बिल्डिंग के हाई पॉइंट को चूज करते हैं, फिर प्लेट को फिक्स करते हैं। पहले हम हाई पॉइंट को चूज किए, फिर प्लेट को फिक्स किए, फिर उसको टेलीस्कोप से साइड करेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस को करते हैं प्रोसीड्यूर टेस्ट में। फिर से आ गया मैचिंग का क्वेश्चन ही है। मैचिंग क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, क्यूबिक पैराबोला इक्वेशन, शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व, वैली कर्व, समिट कर्व। समिट कर्व क्या होता है, समिट कर्व वैली कर्व हाईवे का है। समिट कर्व जो होता है इस तरह से कर्व होता है समिट कर्व। वैली कर्व क्या होता है, वैली कर्व इस तरह से कर्व होता है वैली कर्व। ये वैली कर्व हो गया है, समिट कर्व हो गया। बोल रहा है समिट कर्व, समिट कर्व में जो होता है, अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का वैल्यू जो ग्रेटर हो जाए, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज ग्रेटर देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देन इसका जो वैल्यू होता है एन एस स्क्वायर बाई 4.4 होता है, स्क्वायर बाई 4.4। डी जो रिलेटेड है एक्स से रिलेटेड है। उसके बाद एन एस स्क्वायर बाई 1.5 प्लस इतना, ये जो रिलेटेड है वो वैली कर्व से रिलेटेड है, तो सी का 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 6 RL, एक्स क्यू बाई 6 RL जो है, एक्स क्यू बाई 6 RL जो है क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स क्यू बाई 6 RL। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होता है, एल स्क्वायर बाई 24, तो ए बी का हो गया। स्क्वायर बाई 24 होता है शिफ्ट ट्रांजिशन कर्व। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन में मिला मेरा, तो क्यूबिक पैराबोला कितना था, ये था एक्स क्यू 6 RL, एक्स क्यू 6 RL, ए का 4 एक ही में दिया हुआ है, दैट इज ए का 4 मेरा दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है, दैट इज जी। बी शिफ्ट कितना होगा, एल स्क्वायर बाई 24 2 में दिया हुआ, ठीक है। वैली कर्व होता है एन एस स्क्वायर 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस। एस स्लोप होता है और एन एस बेड स्लोप होता है, एन ग्रेडियंट होता है। ये ग्रेडियंट इसको एन कहते हैं। वैल्यू सबमिट करके होगा एन एस स्क्वायर बाई 4.4। इस तरह से मेरा ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंडिया का जो दिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इफ द स्टैंडर्ड टाइम एट एनी इंस्टेंट इज 20 आवर, द लोकल मीन टाइम फॉर द प्लेस ऑफ एलोंगेशन इतना। कहने का मतलब इसका ये है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जब इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो है 82 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री, ये मान लिया जाए 0 डिग्री टाइम है, 0 डिग्री ईस्ट है जो कि लंदन से क्रॉस करती है। इसको टाइम जोन भी, टाइम रेखा बोलते हैं, टाइम लाइन बोलते हैं। ये मेरा भारत का है, इंडिया का है, जो
82.82 या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, हमेशा ये रखना है यार, ईस्ट है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से पास करता है। ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे इस टाइम जोन पे मेरा जो टाइम है वो 20 आवर 10 मिनट है। 20 आवर 10 मिनट करने का मतलब है 8 PM 10 मिनट, 8 PM 10 मिनट है। तो बोल रहा है 20 डिग्री ईस्ट पे। 20 डिग्री ईस्ट कहाँ पे होगा? 82 है, तो 20 ये 0 है, तो मान ले यहाँ पे मान लेते हैं 20 डिग्री मेरा लाइन हो गया, 20 डिग्री ईस्ट हो गया मेरा। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि 1 डिग्री जब चेंज करता है, जब 1 डिग्री लाइन चेंज करता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन चेंज करता है, तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री। जब अगर मेरा टाइम शिफ्ट लाइन शिफ्ट हो रहा है तो टाइम जो चेंज होता है वो 4 मिनट का हो रहा है। तो पहला लाइन मेरा यहाँ पर था 20 डिग्री ईस्ट और ये था मेरा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। दोनों के बीच का गैप देखते हैं कितना का है, तो मेरा 62 डिग्री 30 मिनट, 62 डिग्री 30 मिनट का गैप है। और जब 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट से टाइम शिफ्ट होता है, तो 62 डिग्री 30 मिनट में कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 62.5 इंटू 4 से, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आवर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 62.5 इंटू 4 मिनट, तो मिनट में आ रहा है, इसको आ रहा है 250 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 4 आवर 10 मिनट आ रहा है, 4 आवर 10 मिनट। तो 20 आवर 10 मिनट था 82 डिग्री पे, 82 डिग्री 5 मिनट पे, 82 डिग्री 0.5 डिग्री ईस्ट पे मेरा 20 आवर था। तो 20 पे कितना हो जाएगा, इससे 4 आवर 10 मिनट कम कर देते हैं। 4 आवर 10 मिनट कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 8 आवर था तो 4 आवर करेंगे तो 4 PM बचेगा। इस तरह से मेरा ए आंसर इसका होगा। सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन याद रखना, ये लंदन से क्रॉस कर रही है, वो 0 डिग्री हो गया, ये इंडिया से क्रॉस करती है 82.5 डिग्री हो गया, 82 डिग्री 30 मिनट कह सकते हैं ईस्ट। हमेशा ईस्ट जोन में होता है। ईस्ट साइड में जब हम बढ़ते हैं तो 1 डिग्री पे ईस्ट में 1 डिग्री पे 4 मिनट का टाइम जो है इंक्रीज करता है, ईस्ट में इंक्रीज करता है, और वेस्ट में जो है वो डिक्रीज करता है। वेस्ट में डिक्रीज करता है और ईस्ट में डिक्रीज करता है, और ईस्ट में वेस्ट में डिक्रीज करता है और ईस्ट में इंक्रीज करता है। ये सिर्फ याद रखना है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन हो गया। दोनों के बीच का गैपिंग था 62 डिग्री 30 मिनट, तो इसमें हम लोग किए तो 4 आवर आ गया, 4 आवर 10 मिनट। तो 4 आवर 10 मिनट हम लोग वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ईस्ट की ओर जाते हैं तो हम लोग इंक्रीज कर जाते हैं, तो वेस्ट की ओर आ रहे हैं तो डिक्रीज करेंगे तो 4 PM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन फॉर द डिस्टेंस इतना। कंबाइंड करेक्शन का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, -0.06728 d², में डी इज इन किलोमीटर, डी को किलोमीटर में रहना चाहिए, इसका डायमेंशन है। इसको पुट करेंगे सारा वैल्यू, तो 0.06728 इंटू d², डी किलोमीटर में डालेंगे तो 1.4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में है, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो आ रहा है मेरा 132 के अप्रॉक्स आ रहा है, दैट इज मेरा बी हो गया आंसर 132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमिनिस्केट कर्व बिटवीन द tangent is transitional throughout if the polar deflection angle कितना होगा, लेमिनिस्केट कर्व में जब टेंजेंट है तो वो 5/6 होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्लोज्ड ट्रावर्स the sum of south latitude exceed the sum of north latitude। कहने का मतलब ये है कि साउथ का जो है लैटिट्यूड वो इंक्रीज कर रहा है सम ऑफ नॉर्थ से, और द सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर इंक्रीज कर रहा है वेस्ट से, मीन्स ईस्ट लाइन में और ईस्ट लाइन में है। तो बोल रहा है देन द क्लोजिंग ईयर लाइन लाइज इन द, क्लोजिंग ईयर जब भी लाइज करेगा तो इस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा, तो हो जाएगा ये साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट कौन सा है, साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एक्सटर्नल फोकसिंग telescope of the fixed interval between the stadia here is 4 mm, fixed interval 4 mm, the focal length दिया हुआ and the distance of the vertical axis to instrument from the optical center of the objective, distance दिया हुआ 15 cm, which of the following is the set of the constant
कांस्टेंट बोल रहा था। कांस्टेंट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसको के से इंडिकेट करते हैं, एक होता है एडिटिव कांस्टेंट जिसको सी से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और ये हो गया एडिटिव कांस्टेंट। दोनों का वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट अगर निकालते हैं के बराबर होता है एफ डिवाइड बाई आई। एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है एफ प्लस डी। एफ हो गया फोकल लेंथ, आई इसमें चारों का वैल्यू तो एफ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो अब निकाल लेते हैं एफ मेरा के का वैल्यू निकालेंगे तो एफ बटा आई। एफ दिया हुआ था मेरा, एफ दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आई दिया हुआ है मेरा 5 mm। 5 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा ए सेंटीमीटर। ऐसे ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बराबर हो गया 50। के का वैल्यू हो गया 50 और डी सी का वैल्यू होता है एफ प्लस डी। एफ दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ मेरा 15 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.4 हो गया, मतलब 50 और 0.4 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था an image of top of the hill 96 mm from the principal point of the photograph. The elevation of the top of the hill is 500 meter and flying height is 4000 meter above the middle term. The relief displacement ये flying height जो फोटोग्राफिक सर्वे का क्वेश्चन है। इस तरह से अगर मान लिया जाए फोटोग्राफिक सर्वे का क्वेश्चन है, इस तरह से होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पॉइंट से एक्स निकालते तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल का, इसी को बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। डी जो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी एच बाई एच, बी एच बाई एच। सारा डाटा इसमें फुल करते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का। तो डी मेरा दिया हुआ है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का निकालते हैं, सारा डाटा अगर निकालते हैं तो डी निकालना है मेरा। डी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है 96 mm, बी एच दिया हुआ है 500, तो 500 मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल एच जो फ्लाइंग हाइट होता है 400 दिया हुआ है, 400 0000 5 8 8 8 8 8 8 8 8 12 96 98 18 12 90 सी हो गया सी 1 2 मतलब 12 mm। सिंपल से इसको फॉर्मूला याद रखना, टी इज इक्वल टू बी एच बाई, ये सारा डाटा फुल करते हैं, सोल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है मेरा 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग का फिर से आ गया। मैचिंग क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द लाइन ऑफ द विच साउंडिंग आर टेकन, द लाइन which are usually used for depth above instrument used for measuring the angle of the boat। सेक्सटेंट जो होता है एंगल इंस्ट्रूमेंट है, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो बी का चार ऑप्शन है। साउंडिंग, साउंडिंग क्या होता है, डेप्थ है। द वाटर सरफेस से जो डेप्थ होता है मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं साउंडिंग। तो मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस, इसको बोलते हैं साउंडिंग। फाइटोमीटर, फाइटोमीटर जो होता है जब लास्ट डेप्थ निकालते हैं, लास्ट वाटर डेप्थ निकालते हैं, किसी ज़्यादा गहराई में अगर हम डेप्थ निकालना है समुद्र का तो या फिर नदी का ज़्यादा डेप्थ है तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं फायदिंग, फायदोमीटर। तो फायडोमीटर होता है तो डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वाटर सरफेस का। तो ऑप्शन नहीं में इसका रेंज। रेंज क्या होता है, लाइन ऑन विच साउंडिंग आर टेकन, नहीं द लाइन विच आर यूजुअली यूज फॉर डेप्थ एबव अबाउट 6 मीटर। ये तो हो सकता है 6 मीटर का। ऑप्शन और देख लेते हैं, ऑप्शन और देख लेते हैं शायद एक और, हाँ एक और है दिया हुआ ऑप्शन में। तो सेक्सटेंट क्या है, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल दे रहा है, एंगल होता है सेक्सटेंट का। तो ए का 4 हो गया। साउंडिंग, साउंडिंग जो होता है मेजरिंग ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस, ये हो गया ए का। फायदोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशियन, डेप्थ ऑफ ओशियन निकालने के लिए फायदोमीटर का यूज करते हैं। सी का 5। तो यहाँ से हम लोग मिला के देखते हैं ऑप्शन से, एक का 4, बी का 1, एक का 4 बी का 1, एक का 4 बी का 1, एक ही में दिया हुआ है। सी का हम लोग देखते हैं फायदोमीटर का डेप्थ ऑफ ओशियन निकालने के लिए सी का 5 से मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following methods would give the accurate result determining the direction of which of the following methods would give accurate result in the determining the direction of observer's meridian। ऑब्जर्वर्स मेरिडियन को निकालने के जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन कौन देगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्कुलर स्टार ऑन द सेम वर्टिकल एक्सिस, सेम पे निकालेंगे, ये देता, दैट मींस ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड at each traverse station and the direction of line is determined with। अगर each स्टेशन पे है, each traverse स्टेशन पे दिया हुआ है डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं फास्ट नीडल मेथड, दैट इज फास्ट नीडल मेथड, ये मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर क्रोड 30 मीटर द मिड ऑर्डिनेट ऑफ द सर्कुलर कर्व 50 मीटर रेडियस। मिड ऑर्डिनेट का डायमेंशन पूछ रहा है, एक कोड दिया हुआ है, मान लीजिए ये लॉन्ग कोड है,
किसी का कर्व का फॉर ए कॉर्ड 30 मीटर का 60 मीटर का द मिड ऑर्डिनेट ऑफ द सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस। ये कॉर्ड दिया हुआ 60 मीटर का, इसमें मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा है ये कितना होगा, लेकिन एक और डायमेंशन दिया हुआ इसका रेडियस, मान लीजिए रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ, अगर मान लीजिए कर्व मेरा ये कर्व है, ये रेडियस दिया हुआ है, ये ऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस 60 मीटर है, तो इसको मिड ऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये 30 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा, ये मेरा सेंटर हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। ये मान लीजिए आर दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है मेरा 15 मीटर, 30 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 30 हो गया, ये डिस्टेंस मेरा 50 हो गया। तो बाई हाइपोटेनस एंगल थ्योरम से निकाल सकते हैं इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 30 दिया हुआ था, ये 50 दिया हुआ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 50, इसका स्क्वायर करेंगे 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर तो हो जाएगा 40, दैट इज ये 40 हो गया। तो हम लोग एक कर्व देख लिए हैं, एक कर्व का अगर हम निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस मेरा 30 है, ये डिस्टेंस मेरा 40 है, ये डिस्टेंस 50 है, ये टोटल मेरा रेडियस ही होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये मेरा 50 है तो ये भी 50 होगा, ये जब 50 है और ये 40 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इस तरह से ग्राफिकली हम लोग देख लें कि इसका जो मिड ऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो गया, मिड ऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो गया वो 10 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 270 नंबर, इफ द ओवरलैपिंग ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ टेकन विथ 50 mm 150 mm focal length camera has an air base 2100 meter and the elevation of the control point A is 900 meter above the mean sea level and the parallax of the point 25 mm, then the flying height पूछ रहा है कितना होगा। तो फ्लाइंग हाइट का सिंपल से एक फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एफ स्केल होता है एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच इज इक्वल टू बी बाई एच, सॉरी बी बाई बी, इस तरह से बनता है। अगर ए दिया हुआ है, ये होता है बी स्मॉल बी, ये होता है कैप्स बी, ये टोटल एच दिया हुआ, ये मेरा एफ दिया हुआ फोकल लेंथ। तो इसमें हम अगर सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं तो एफ डिवाइड बाई एच, एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई बी। इसी पे बैठा के हम कैप्स एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैप्स एच का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। तो एफ दिया हुआ मेरा 150, एच निकालना है, मेन सी लेवल से हाइट कितना दिया हुआ है 90 मीटर, 900 मीटर इज इक्वल टू फोटोग्राफ विल बी f150 mm 21 मीटर इतना एंड पैरेलल द पॉइंट 75 mm, बी स्मॉल बी दिया हुआ 75 mm, कैप्स भी दिया हुआ मेरा ये mm में था, ये mm में है डायमेंशन, और जो कैप्स बी का जो वैल्यू दिया है 2100 मीटर, 2100, इसको सॉल्व करेंगे, एच का वैल्यू आएगा, एच का वैल्यू आ रहा है मेरा 5100 मीटर, ये mm में है, ये mm कट जाएगा, ये मीटर में है तो मीटर में बचेगा, तो लास्ट मेरा सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द true length of a line known to be 200 meter when this measured with 20 meter tape, the length is to be 200.8 meter, the correct length of the tape। बोल रहा है कि एक टेप जब मेजर किए डायमेंशन तो उसका जो डायमेंशन निकला वो 200.8 मीटर था, बट एक्चुअली में उसका जो लेंथ है वो 200 मीटर था। तो हम लोग ईयर का जो ईयर चैन लेंथ है, टेप का जो ईयर लेंथ है वो कितना होगा वो पूछ रहा है। ईयर लेंथ कितना होगा, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एल डस्ट डिवाइड बाई एल इंटू मेजर लेंथ। मेजर लेंथ होता है ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एल डस्ट डिवाइड बाई ए इंटू मेजर लेंथ। इस डायमेंशन में हम बैठा देते हैं तो 20 इज इक्वल टू एल डस्ट का वैल्यू निकालना है डिवाइड बाई एल दिया हुआ 20 मीटर, एक्चुअल लेंथ जो टेप का 20, मेजर लेंथ कितना होगा 200.8, इसको सोल्व करेंगे तो एल का जो वैल्यू आ रहा है एल डस का वो आ रहा है 19.92, इसी फॉर्मूला पे सोल्व कर करके। तो नेक्स्ट इसका हो गया आंसर 19 सिंपल फॉर्मूला लगाना, एल इज इक्वल टू एल डस डिवाइड बाई एल इंटू एल डस, इसी फॉर्मूला पे करेक्शन फॉर लीनियर मेजरमेंट में इसी फॉर्मूला पे निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक जस्ट सी द टॉप ऑफ द लाइट हाउस विच इज 30 मीटर above the sea. If the lighthouse observes E is 10 meter above the sea level, then the distance of the observer from the lighthouse will be। क्या बोल रहा है
an observer standing on a deck of a ship just see the top of the lighthouse which is 30 meter above the sea. If the height of the observer is is 10 मीटर. इस तरह से है, इस तरह से बोल रहा है फिगर जो हो रहा है, अगर इस तरह से में रहा है, मान लीजिए इसको सी कर रहे हैं. ये हो गया पॉइंट. ये ए पॉइंट का दिया हुआ है, ए पॉइंट निकालना है. ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, दोनों का. तो पूछ क्या रहा है, इसमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस. अगर मान लीजिए लाइट हाउस से यहाँ पे ये सी कर रहा, ये मेरा ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ है. ये दिया हुआ है मेरा 10 मीटर और ये दिया हुआ 30 मीटर. तो D1 का वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं. डी इज इक्वल टू कितना होता है, डी का जो फॉर्मूला होता है 3.8553 रूट एच. इसी फॉर्मूला पे बैठा करके हम लोग इस वैल्यू निकालेंगे. एक D1 निकालेंगे, फिर ये D2 निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा. तो D1 निकालते हैं. D1 बराबर हो जाएगा 3.8553 रूट H1. H1 में दिया हुआ था 10 मीटर, H1 दिया हुआ मान लिया 10 मांगते हैं तो 10 हो जाएगा. D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8553 इंटू H2 दिया हुआ था 30 मीटर. तो यहाँ पे 30 निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है उसको जोड़ देंगे, D1 प्लस D2, इसको D निकल जाएगा. इसको जोड़ते हैं तो आ रहा 333 मतलब 33.3 किलोमीटर. डी जब भी होगा वो किलोमीटर में निकलता है, और जो एच का वैल्यू डालते हैं वो मेरा मीटर में डालते हैं, तो डी का वैल्यू किलोमीटर में आता है. इस तरह से मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी इक्वल टू 33.3 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिर से मैचिंग का है. एक्यूरेट सेंटरिंग इन द प्लेन टेबल सर्वे. ये मैचिंग का क्वेश्चन है. एक्यूरेट सेंटरिंग, एक्यूरेट सेंटरिंग जो होता है, अगर सेंटरिंग एक्यूरेट करना है तो ये लार्ज स्केल पर जब होता है, प्लेन टेबल में लार्ज स्केल पे होता है तो उसमें सेंटरिंग इंपॉर्टेंस होता है, उसको नेसेसरी होता है सेंटरिंग करना. और स्मॉल स्केल जब होता है उसमें ओरिएंटेशन होता है, एग्जैक्ट ओरिएंटेशन. देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन है. ओरिएंटेशन जो होता है प्लेन टेबल में ये कब होता है, जब स्मॉल स्केल में होता है. स्मॉल स्केल के लिए ओरिएंटेशन नेसेसरी होता है और लार्ज स्केल के लिए सेंटरिंग नेसेसरी होता है. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज नेसेसरी टू. एक्यूरेट सेंटरिंग जो होगा वो लार्ज स्केल पे होगा. लार्ज स्केल कहाँ थी, लार्ज स्केल मैप. ये हो जाएगा 3. और एग्जैक्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो होगा स्मॉल स्केल पर हो गया. स्मॉल स्केल कौन सा दिया हुआ है, दैट इज दिया हुआ है C 4, तो B का हो जाएगा 4. द इंस्ट्रक्शन मेड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे इज द इंटरसेक्शन मेथड बोला. इंटरसेक्शन मेथड जो होता है इनएक्सेसिबिलिटी पॉइंट की जो होता है, दैट इज C का 1. द प्लेन टेबल सर्वे इज यूजफुल फॉर. प्लेन टेबल सर्वे जो होता है कहाँ यूज होता है, ये होता है ओपन कंट्री के लिए, दैट इज ओपन एरिया जो है जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह कुछ भी हो उसमें प्लेन टेबल चल सकता है. तो डी का 2 हो जाएगा. इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं. एक का हो गया मेरा 3, बी का 4, एक का 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 3 दिया हुआ है, बी का 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन मेरा एक ही मैच कर रहा है, तो यहाँ से आंसर ए निकाल सकते हैं. सिंपल याद कर लेना यही कि स्मॉल स्केल में जो होता है, स्मॉल स्केल में ओरिएंटेशन स्मॉल स्केल के लिए, और स्मॉल स्केल के लिए ओरिएंटेशन, और जो सेंटरिंग होता है वो लार्ज स्केल के लिए. तो लार्ज स्केल में ये हो जाएगा, और स्मॉल स्केल में होगा हिली रीजन. हिली रीजन में कौन सा यूज करते हैं, टैक्योमीटर यूज होता है. हिली रीजन में टैक्योमीटर सर्वे मस्ट अप्रोप्रिएट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द गिवन डेल्टा डिनोट द डिक्लिनेशन डेल देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस of observer and alpha the attitude of a star at the prime vertical. Given the delta denote the declination, delta declination denote कर रहा है थीटा, latitude denote कर रहा है place of observer, and alpha denote the attitude of a star. तो रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस कोस अल्फा होता है. दैट इज 221 का भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स एस्टिमेट Which of the following method estimate the best area मेथड पूछ रहा है. एंड irregular कर्व बाउंड्री, जब irregular है तो एरिया मेथड कौन सा होता है, बेस्ट होता है. तो सिम्पसन रूल जो होता है सबसे बेस्ट होता है. सिम्पसन रूल क्या होता है, सिम्पसन रूल में होता है dy3 h1 प्लस hn प्लस 2 इंटू ऑड नंबर
ऑड टर्म हो जाएगा +4 इंटू इवन ऑर्डिनेट। मतलब सिम्पसन रूल का जो फॉर्मूला होता है, सिम्पसन रूल में एरिया निकालने का या भी डेप्थ निकालने का dy3 H1 या H1 प्लस एच नेट फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर देते हैं +2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे +4 इंटू इवन ऑर्डिनेट, 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट। तो इस तरह से मेरा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो गया एरिया निकालने के लिए इरेगुलर कर्व के लिए, वो सिम्पसन मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्लिनेशन ऑफ द स्टार 21 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, भी नॉर्थ में है, और द लैटिट्यूड जो है 43 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ में। द जेनिथ डिस्टेंस एट अपर क्लेमिनेशन, अपर क्लेमिनेशन में जो जेनिथ डिस्टेंस होता है वो होता है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सेम नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ में, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा माइनस डेल्टा करेंगे इसको, तो इसका जो वैल्यू आएगा जेनिथ का, ये लोअर अपर क्लेमिनेशन है, तो 43 माइनस 43 डिग्री 30 मिनट माइनस 21.15, ये सेम है, ये सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर अपोजिट रहता, नॉर्थ साउथ में रहता, तो ऐड कर देते हैं। और ये अपर में है, अपर कल्मिनेशन में है, तो सब्ट्रैक्ट, ये होगा फॉर्मूला। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ रहा है वो, इस तरह से इसका जो आंसर आ रहा है 22 डिग्री 50 मिनट। यही अगर हम लोअर में रहता, लोअर कल्मिनेशन में रहता, तो जेनिथ डिस्टेंस होता है 180 माइनस थीटा प्लस डेल्टा, ये लोअर में होता है। लोअर में 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा, और अपर में है तो जेनिथ बराबर होता है थीटा माइनस डेल्टा। अगर सेम लॉन्गिट्यूड में, सेम लैटिट्यूड है, नॉर्थ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ए एंड बी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी आर इतना मीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15,1530 मीटर अपार्ट अक्रॉस ए रिवर। द रेसिप्रोकल लेवलिंग कब होता है, जब रिवर बीच में आता है। तो एक इधर से मेजर करते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए ए है, ए बी है, इस पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, पहला रीडिंग यहाँ से लेते हैं, फिर दूसरा रीडिंग यहाँ से लेते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट यहाँ करते हैं, फिर इसको इधर से लेते हैं, एक रीडिंग यहाँ, एक रीडिंग यहाँ, इसी को रेसिप्रोकल लेवलिंग प्रोसेस को करते हैं। तो क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल लेवलिंग दिया हुआ है, इसको डाटा दिया हुआ है, एंड ट्रू डिफरेंस इन द लेवल, ट्रू डिफरेंस कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस का एच बी माइनस एच ए। अगर इंस्ट्रूमेंट हम ए पे रख करके निकाल रहे हैं, अगर नदी के इस रिवर को इस साइड में निकाले हैं, तो एक डाटा जो रीडिंग आया है एच बी का और ए का, तो वो करेंगे एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डस माइनस एच ए डस। जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज किए हैं, पॉइंट बी पे ले गए हैं, ए पर है तो एच बी माइनस एच ए, एंड बी पर है तो एच बी डस माइनस एच ए डस, इसको एवरेज कर देंगे, तो ये मेरा दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखते हैं। तो इसका जो वैल्यू एच बी का दिया हुआ ये, एच ए दिया हुआ ये, एच बी डस दिया हुआ ये, एच ए डस दिया हुआ ये, चारों का डाटा फुल करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है 1.545 आ रहा है, 1.545 आ रहा है, 1.545 कौन सा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइट हाउस इज विजुअल जस्ट एबव द, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लाइट हाउस इज विजुअल जस्ट above the horizon at the certain station at the sea level. The distance between the station and the lighthouse is 40 kilometer. Then the height of the lighthouse, मान लिया जाए इस तरह से है, यहाँ पे लाइट हाउस दिया हुआ है, यहाँ से हम डिस्टेंस सी कर रहे हैं, इसका हाइट पूछ रहा है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से इसको सी कर रहे हैं, तो लाइट हाउस हम लोग विजुअल है, नहीं देख रहे हैं, तो इसका कितना हाइट होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, एच इक्वल टू, इसको करेक्शन भी बोल सकते हैं, टोटल करेक्शन भी होता है इस तरह से। तो दो फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। एक हम लोग अगर डी का फार्मूला देखते हैं, डी बराबर होता है 3.8553 रूट एच, इससे भी निकाल सकते हैं, डी दिया हुआ है, एच निकाल सकते हैं, इसको किलोमीटर में पुट करेंगे, यहाँ से एच निकल जाएगा। या फिर दूसरा लगा सकते हैं, एच का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 0.06728 डी स्क्वायर, इसमें डी का वैल्यू 40 डालेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है, और इसको डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू इसका कितना आ रहा है, सोल्व करने के बाद 107.7 आ रहा है। तो इस तरह से और मेरा आंसर हो गया ये। सिंपल सा फॉर्मूला ये लगाना, 0.06728 डी स्क्वायर, डी दिया हुआ है 40 किलोमीटर, यहाँ से निकाल करके निकाल सकते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन
ट्रू बेरिंग ऑफ लैंड, ट्रू बेरिंग दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ऑब्जर्व इतना डिग्री वेस्टवर्ड, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ट्रू बेरिंग दिया हुआ है, देन द डेट ऑब्जर्व द मैग्नेटिक बेरिंग कितना होगा। ट्रू बेरिंग बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लेरेशन। अगर डिक्लेरेशन वेस्ट में है तो वो निगेटिव होता है, और ईस्ट में है, वेस्ट में है तो वो निगेटिव होगा, अगर ईस्ट में रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा। ईस्टवर्ड जो होता है पॉजिटिव होता है, वेस्टवर्ड जो होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग, वेस्टवर्ड डाला हुआ तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो दिया हुआ ट्रू बेरिंग का डाटा दिया हुआ है और डिक्लेरेशन का वैल्यू दिया हुआ, तो मैग्नेटिक बेरिंग कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रू बेरिंग प्लस थीटा, यहाँ से माइनस से उधर प्लस गया, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 34 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 डिग्री 20 मिनट और 40 to 60 बोले तो 60 मिनट, तो इसको 60 सेकंड, इसको 1 भी डाल सकते हैं, 1 मिनट दैट इज 21 मिनट, 36 डिग्री 21 मिनट दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगता है मैचिंग का, नहीं सीक्वेंस स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा पूछ रहा है। इसमें क्या कर रहा है वो, द वॉडिज रूल, वॉडिज मेथड क्या होता है, वॉडिज मेथड तो होता है ट्रावर्स में जो एरर जो है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए, एरर को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। उसको वॉडिज मेथड, दो मेथड होता है, एक ट्रांजिट मेथड, एक वॉडिज मेथड। तो बोल रहा है क्या, वॉडिज मेथड का इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, एंगुलर मेजरमेंट और मोर, वॉडिज मेथड तब यूज करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट और मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। नहीं, ये होता है ट्रांजिट मेथड, जब ट्रांजिट मेथड होता है तब यूज करते हैं, जब एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है लीनियर से, तब हम लोग ट्रांजिट मेथड यूज करते हैं। लेकिन वॉडिज मेथड यूज करते हैं कब, जब दोनों इक्वल प्रिसाइज हो, जब इक्वल प्रिसाइज हो तब हम वॉडिज मेथड यूज करते हैं। तो इस तरह से मेरा एक गलत हो गया। लीनियर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन एंगुलर मेजरमेंट, ये बोल रहा है कि जब वॉडिज मेथड तब यूज करेंगे जब लीनियर मेजरमेंट मोर प्रिसाइज हो। नहीं, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, वॉडिज मेथड तभी यूज करते हैं जब दोनों इक्वल प्रिसाइज हो, दो कब यूज करेंगे, जब इक्वल प्रिसाइज हो। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा 3, एरर इन लीनियर मेजरमेंट आर प्रोपोर्शनल टू इतना, लीनियर मेजरमेंट होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर मेजरमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और एंगुलर मेजरमेंट जो होता है, एंगुलर मेजरमेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल का होता है। तो इस तरह से मेरा 3 सही हो गया, एक गलत देख लिया, 2 गलत देख लिए। चौथा क्या कहता है, करेक्शन टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का जो करेक्शन निकालते हैं वो दिया हुआ है टोटल एरर इन एल और डी इंटू लेंथ ऑफ, हाँ ये सही है, क्योंकि जो लैटिट्यूड का निकालते हैं अगर हम वॉडिज मेथड से लैटिट्यूड में निकाल रहे हैं एरर, तो एल इक्वल टू होता है समेसन ऑफ, अगर एल निकाल रहा है एल में, तो एल में होता है लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाई समेसन ऑफ ऑल लाइन इंटू समेसन ऑफ टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर जो लैटिट्यूड में हो जाएगा वो। इस तरह से मेरा 4 सही है और 3 सही है, 1 2 गलत है, 4 सही है 3 सही, दैट इज मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा कौन सा आ रहा है, 228 है। 228 क्या कर रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ब्रिज proposed to build across a wider river, the surveying method of choice would be, कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें निकालने के लिए। तो ये सबसे मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है ट्रायंगुलेशन मेथड। proposed to determine the length of bridge proposed to build across a wider river है, सर्वेइंग तो चॉइस ऑफ वर्ड इज ट्रायंगुलेशन मेथड, दैट इज 228 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेलियोग्राफ, हेलियोग्राफ क्या होता है, हेलियो मीन्स होता है सन, हेलियो मीन्स होता है सन, हेलियोग्राफ जो होता है वो ट्रायंगुलेशन में यूज होता है, सन हेली मीन्स होता है सन, और ये हेलियोग्राफ जो यूज होता है वो ट्रायंगुलेशन में यूज होता है, ट्रायंगुलेशन में यूज होता है। तो देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रायंगुलेशन कहाँ पर दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ सन, नहीं मूवमेंट के लिए नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंटूरिंग एन एरिया नहीं होता है, ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग नहीं है, सन सिग्नल यूज ट्रायंगुलेशन वर्क में यूज करते हैं हेलियोग्राफ, दैट इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लॉट ऑफ लैंड दिया हुआ, लैंड का डायमेंशन दिया हुआ है, विच मेजर बाय द स्टील टेप इफ द स्टैंडर्ड एरर of the length and width of the measurement is taken by plus minus 1 centimeter, then the standard error of the area, बोला एरिया में कितना एरर होगा अगर उसका डायमेंशन में जो विड्थ और लेंथ में जो एरर हुआ है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर हुआ है, तो एरर कितना होगा। तो हम लोग एरर का जो फॉर्मूला होता है एरिया में एरर का,
एरिया का ईयर होता है, एरिया इंटू ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट ईयर इन लेंथ इंटू डी ए डिवाइड बाई एरिया। एक बार लेंथ में है तो हम बिट से डेरिवेट करते हैं, इसका लेंथ में डाले हुए हैं तो बिट हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस एरिया इंटू बिट इंटू डी ए डिवाइड बाई बिट्स है तो यहाँ पे लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है वो हो जाएगा मीन्स 60 इंटू 60 इंटू सेंटीमीटर में दिया हुआ मीटर में डालेंगे तो 1.01 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 0 पॉइंट, दोनों एक ही है डाटा 1 सेंटीमीटर गैपिंग है तो इसलिए 0.10 डाल रही है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। दोनों को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है 0.632 आ रहा है, 0.632, इसको सोल्व करेंगे तो 0.632 आ रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 30 मीटर लेंथ ऑफ कैन बी टेप्ड विथ ए प्रिसीजन ऑफ ±0.01 मीटर देन द स्टैंडर्ड एरर मेजरिंग 1.01 किलोमीटर विद द सेम प्रिसीजन। और सेम प्रिसीजन मतलब 30 मीटर में इतना है, 30 मीटर में जब ये हो रहा है तो 1 में कितना होगा, सिंपल सा लगा देना 30 डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू 1.08 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो 1080 हो जाएगा, 1080, 3 जीरो इसमें मल्टीप्लाई किए तो 1080 हो गया डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन से तो प्लस माइनस 0.36 आ रहा है। सिंपल कुछ का नहीं, इतना में इतना का रहा तो फिर इतना में कितना होगा, लीनियर में एक्स से निकाल देंगे तो ये मेरा सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए 30 मीटर टिप स्टील वाज स्टैंडर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड measurement of the distance were taken at 50 degree Celsius. Then the coefficient of linear expansion alpha, the material of the tape is now per degree Celsius. Then the error due to temperature, पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं error due to temperature जो होता है, error पूछ रहा है ना, due to temperature error पूछ रहा है कितना होगा कैसे। Then the error कितना होगा, error के लिए हम लोग करेक्शन पहले निकालते हैं, करेक्शन का उल्टा कर देंगे वो error हो जाएगा। तो करेक्शन निकालते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर क्या होता है, एल अल्फा टी एम माइनस टी नेट होता है। एल हो गया लेंथ ऑफ टेप, अल्फा हो गया लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड टी एम हो गया मेजरमेंट टेम्परेचर, टी ओ हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सारा का डाटा दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है टी एम का वैल्यू कितना था, मेजरमेंट ऑफ ए डिस्टेंस स्टैंडर्ड एट इतना, स्टैंडर्ड दिया हुआ 25 डिग्री, मेजरमेंट दिया हुआ 50, तो स्टैंडर्ड टी 50 और यहाँ पर 50 डालेंगे, माइनस डालेंगे 15 डालेंगे, इसको सोल्व करके अल्फा का वैल्यू डाला हुआ है, ये दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ 30 मीटर, सबका वैल्यू डालेंगे। ये एल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टी नोट का वैल्यू दिया हुआ है, ये टी नोट दिया हुआ है, ये टी एम दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है, तो इसको हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। सी टी का जो वैल्यू हो जाएगा करेक्शन फॉर टेम्परेचर एल अल्फा टी एम माइनस टी नोट, इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो मेरा वैल्यू जो आ रहा है 0.00 ये वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन फॉर लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस जो होता है मेरा सरफेस, अर्थ सरफेस जानते हैं कर्व है, कर्व का जो पैरेलल होगा उसी को लेवल सरफेस कहते हैं, जो अर्थ का जो पैरेलल लाइन होता है उसी को लेवल सरफेस कहते हैं। अर्थ हम लोग जानते हैं कर्व है और इसका जो पैरेलल होगा उसको लेवल सरफेस कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है, द फ्लो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं, ए कर्व सरफेस विच एलिमेंट ऑफ विच परपेंडिकुलर टू द स्पेरोइडल शेप ऑफ द अर्थ, परपेंडिकुलर टू द स्पेरोइडल शेप, नहीं परपेंडिकुलर नहीं होता इसमें। प्लेन सरफेस विच इज प्लेन सरफेस तो होगा नहीं, जब भी होगा तो कर्व सरफेस होगा, लेवल सरफेस जब भी होता तो कर्व सरफेस होता है। ए कर्व सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, हाँ ये है प्लेन सरफेस ये है, और जब ग्रेविटी फोर्स रहता है जब भी लगता है तो इसके परपेंडिकुलर में रहता है, अर्थ का परपेंडिकुलर में लगता है ग्रेविटी फोर्स, तो इस तरह से कह सकते हैं मेरा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ द प्लॉट इज टू बी डिटरमाइंड विथ, एरिया ऑफ ए प्लॉट इज टू बी डिटरमाइंड यूजिंग सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल्स निकाले हुआ था। फ्लोइंग ऑफसेट वे टेकन द बाउंड्री
सिम्पसन रूल तभी लगता है जब उसका ऑर्डिनेट हो, ऑड ऑर्डिनेट हो। तो ऑड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑर्डिनेट है तो इसमें सिम्पसन मेथड लगा सकते हैं। सिम्पसन मेथड क्या करता है, सिम्पसन मेथड में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, D/3 H1 माइनस H1 प्लस HN प्लस 2 इंटू ऑड टर्म, ऑड ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट, ये होता है सिम्पसन मेथड का। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन बोल रहा है स्टेप इसमें क्या क्या होगा। तो स्टेप जो हो रहा है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो पहला स्टेप होता है H1 प्लस H0, H1 प्लस HN। तो ये 2 लगा हुआ, ये नहीं होता है, दैट इज ये गलत हो गया। सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट, ऑड ऑर्डिनेट का सम जो होगा, ऑड ऑर्डिनेट का सम जो निकाल रहा है, सम ऑफ द ऑर्डिनेट कितना होगा, फर्स्ट सेकंड, और इसमें कौन जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा ऑड, इसके बाद ये हो जाएगा ऑड, इसके बाद ये हो जाएगा ऑड। 22 36 और 31, 22 36 31 सही है। ऑर्डिनेट का सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, इवन कौन सा होगा, सेकंड नंबर, दैट इज 15th, ये हो जाएगा इवन 29 38 एंड 22, दैट इज ये इवन हो गया, तो ये भी सही है। एंड फर्स्ट टर्म का ऐड करेंगे, फर्स्ट वार 12 और 17, तो इसमें ऐड किया, दैट इज ये भी सही है, मतलब 2 3 4 सही है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो होगा, एरिया ये ऑड टर्म हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट का ये गलत है, फर्स्ट पार्ट में ये नहीं होगा, ये हो रहा है फर्स्ट पार्ट का, ये जोड़ दिए 2 इंटू ऑड टर्म 4 इंटू इवन टर्म, और ऑर्डिनेट का 3 लगा हुआ, दैट इज ये सही है। तो मेरा 2 सही था, 3 सही था, 4 सही था, 6 सही था, 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6, दैट इज डी। सिंपल फार्मूला वही लगाना है। इसका जो फार्मूला होता है D/3 H1 माइनस HN प्लस 2 इंटू ऑड टर्म, ऑड ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट, इसी पे बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 100 मीटर टेप इज हेल्ड 1 मीटर और द ट्रू लेंथ, 100 मीटर टेप है हेल्ड 1 मीटर आउट ऑफ द लाइन द ट्रू लेंथ। इसको इसमें दिया हुआ है जो अलाइनमेंट करेक्शन निकालना, अलाइनमेंट करेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अलाइनमेंट करेक्शन इसमें कितना होगा, अलाइनमेंट करेक्शन जो होता है मेरा, अलाइनमेंट करेक्शन जो होता है वो D²/12 होता है और वो सब्ट्रैक्टिव होता है। तो इसमें तो टोटल ट्रू लेंथ जो होगा L माइनस D²/12। तो L कितना दिया हुआ है मेरा, L दिया हुआ है 100 माइनस D दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू L। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है 99.995 आ रहा है, 99.995, दैट इज बी। इंक्रीमेंट करेक्शन निकालना, जो कि इंक्रीमेंट करेक्शन का जो वैल्यू होता है, इंक्रीमेंट करेक्शन का जो वैल्यू होता है वो D²/12 होता है और वो भी सब्ट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सेटिंग ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट लाइन फॉर द correction of the transmission tower, it is recommended that the forward point be set out with the both face right and face left with reference to the preceding point and the mean position taken. This field procedure eliminate the instrumental error. Instrumental error कौन सा है जो इसको error को करते हैं eliminate? Tangent axis is not perpendicular, ये गलत है। Vertical axis is not vertical at the time, नहीं गलत है। Line of coordination is not the perpendicular, ये भी गलत है। Line of coordination is not perpendicular to horizontal axis, ये सही है, that is D। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 ऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट बोल रहा है 2 पॉइंट का A एंड B पॉइंट का ट्रैवर्स AB, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, द बेयरिंग ऑफ लाइन निकालना है। तो ऑर्डिनेट देख लेते हैं कैसा है, ये मान ले पॉइंट है XA, देख लेते हैं XA पॉइंट जो है 1000 मीटर एंड बाई A जो है 1000 मीटर, दोनों 1000 पे है, 1000 मीटर पे है। मान ली A लाइन मान ली यहाँ पर है और B जो है 2000 पर है और बाई भी 2000 पर है, तो ये 2000 हो गया। मान लिया ये X है A पॉइंट का, ये बाई है A पॉइंट का, ये XB है और ये बाई B है, बाई B और बाई A दोनों सेम पॉइंट पे है, मीन्स सेम लाइन पे है। इस तरह से मेरा लाइन हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये B जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका जो एंगल होगा या बेयरिंग होगा, बेयरिंग मेजर करते हैं नॉर्थ एंगल से, नॉर्थ से जो मेजर करते हैं नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से, दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका एंगल हो गया 90 डिग्री, दैट इज C।
तो हम लोग देखें इसका जो डायमेंशन है ये लाइन आ रहा था, तो इसको बेरिंग निकालेंगे तो ये 90 आ रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फ्लोइंग एस्टिमेट रिगार्डिंग द प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में पूछ रहा है कि क्या है और इसमें करेक्ट कौन कौन सा। इट इज़ एक्यूरेट देन चैन सर्वेइंग, इट इज़ लेस एक्यूरेट देन चैन सर्वे। ऐसा कुछ नहीं, लेस है कि मोड है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं, तो इसलिए ये गलत कर सकते हैं। इज नॉट नेसेसरी टू एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल फॉर अ स्मॉल स्केल। अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो एक्यूरेट सेंटरिंग होना चाहिए, नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग। हाँ ये सही है, क्योंकि स्मॉल स्केल पे करते हैं उसमें सेंटरिंग नेसेसरी नहीं होना चाहिए, इसमें ओरिएंटेशन नेसेसरी होना चाहिए। ओरिएंटेशन जो है इसमें कंपलसरी होना चाहिए, मतलब नेसेसरी होना चाहिए। और अगर लार्ज स्केल पे, इसी को लार्ज स्केल पे करते हैं, अगर यहाँ पर स्मॉल स्केल दिया हुआ तो स्मॉल स्केल में ओरिएंटेशन हो जाएगा, और लार्ज स्केल और जो सेंटरिंग होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। लार्ज स्केल में सेंटरिंग नेसेसरी होता है और स्मॉल स्केल पे ओरिएंटेशन नेसेसरी होता है। तो इस तरह से ये क्या रहा है, ये नॉट नेसेसरी टू द एक्यूरेट सेंटरिंग इन स्मॉल स्केल, ये सही है, पहला गलत था। कंपास रूल में बी मेड यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, हाँ ये एडजस्टमेंट में यूज करते हैं। कंपास फॉर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रिसेक्टर आड्रा ए प्लॉट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फील्ड, ये भी सही है। मैं एक छोड़ के बाकी सब सही है, 2 3 4, तो 2 3 4 एक छोड़ के कौन है, इसमें बी है, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में क्या कर रहा है, कंटूर ग्रेडियंट। कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट बोले तो स्लोप, तो इसमें स्लोप टाइप का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कंटूर ग्रेडियंट। कंटूर ग्रेडियंट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट, नहीं हाईएस्ट पॉइंट लोपेस्ट पॉइंट नहीं होता, द लाइन ज्वाइनिंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड कीपिंग द कांस्टेंट इंक्लिनेशन। कांस्टेंट इंक्लिनेशन होता है, उसी को कंटूर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हो जाएगा बी का 4, ए का 4। लर्न स्टीपेस्ट ग्रेडियंट। स्टीपेस्ट ग्रेडियंट को होता है जब ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट को कर रहे हैं, तो बी का हो गया मेरा 5। तो ऑप्शन मैच करके देखते हैं। ए का 4 दिया हुआ है, बी का 5, तो एक ही में ऑप्शन मैच करा, यहाँ से आंसर मेरा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में फ्रॉड्स ट्रांजिशन जो होता है बोथ एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांजिशन को बोथ एक्सिस से एक्स एंड वाई से, तो ऑप्शन इसमें कौन सा देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ से मैच कर रहा है। बोथ एक्सिस मेरा कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, बोथ एक्सिस, बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा फ्रॉड्स नंबर का। तो इस तरह से मेरा ए का जो आंसर होगा, ए का मेरा जो आंसर हो रहा है 3 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है। ए का 3 मैच करते हैं, ए का 3 एक ही में है, ए का 3 मेरा डी में है, बी में है, दैट इज बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राउंड -3% that of the another ground intersection with the former is 5% and the horizontal length of the vertical curve draw 600 meter, then the vertical offset E of the vertex of the vertical curve to be mid ordinate। कह रहा है कि एक कर्व है जिसको ग्रेडियंट इस तरह से है -3, दूसरा कर्व है जिसका ग्रेडियंट अपवर्ड है, इस तरह से वाइली कर्व बढ़ रहा है, इस तरह से हम कर्व बना दिए। ये हो गया -3 ग्रेडियंट का, ये हो गया -3 का, ये हो गया +5 का। तो बोल रहा है कि दोनों का जो मिड ऑर्डिनेट का जो कर्व है उसका ऑफसेट कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, NL डिवाइड बाई 8। एन का वैल्यू डाल देते हैं। एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू हो जाएगा एन इज इक्वल टू, एन जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा एन का, ये और ये दोनों जोड़ देते हैं, एक माइनस में है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड है, तो ये माइनस ये करेंगे N1 माइनस N2, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो 8% हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया 8%। l दिया हुआ है मेरा 600 मीटर, तो फॉर्मूला क्या था NL/8। तो n हो गया 8%, n हो गया 8%, 8/100 कर सकते हैं। l दिया हुआ है 600 मीटर और NL डिवाइड बाई 8, इसको सोल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बच गया 6 मीटर। तो इस तरह से आंसर मेरा आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या कहता है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेस लाइन मेजरमेंट। बेस लाइन मेजरमेंट में कह रहा है, बेस लाइन मेजरमेंट का वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट कैन बी डन ओनली क्लोडली डे, नहीं ओनली क्लोडली गलत हो गया। इधर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड पूल ऑन द टेप कैन बी आइदर कम्युलेटिव और कंपसिटिव। आइदर है जो ईरर होगा चैन का स्टैंडर्ड का, वो कम्युलेटिव होगा या कंपसिटिव होगा, दोनों हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये मेरा सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेजरमेंट ऑन द बेस लाइन कैन बी क्लियर इरेक्टिंग टावर। हाँ ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, पहला गलत हो गया क्योंकि ओनली क्लॉडी में वो क्लॉडी डोमेन यूज नहीं होता। तो 2-3 सही है, ओनली 2-3 सही है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, फिर से मैचिंग का है, अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल एजीमुथ। मैचिंग का क्वेश्चन से फिर से है, मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्यूरेट डिस्प्लेसमेंट इरर ड्यू टू एसेंट्रिक सिग्नल। एसेंट्रिक सिग्नल देखो, इसमें ऑप्शन पकड़ते हैं कि इसमें से आसान कौन सा लगे। ऑप्शन इसमें पकड़ते हैं कि इसमें कौन सा है जो आसान लगे। सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का वही होता है मैचिंग का। इसमें एक आध क्वेश्चन बचा दो जो एक आध ऑप्शन पकड़ा जाए जो सीधे सिंपल हो। तो एसेंट्रिक सिग्नल जो होगा जब भी होगा तो लोकल ऑफ द सिग्नल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द एक्यूरेट साइड, जो एक्चुअल साइड से डिस्प्लेस कर रहा है उसको एसेंट्रिक सिग्नल कहते हैं। में सी का जो भी होगा तो 5 होगा। ऑप्शन मिला के देखते हैं, सी का 5 दिया हुआ है, सी का 5 2 गो में दिया हुआ है, सी का 5 2 में दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ। इस तरह से मेरा ऑप्शन जो है 2 गो छट गया, 2 गो बचा। अब देखते हैं तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का देखते हैं, बी का 1 होगा या 3 होगा, तो बी का 1 होगा या 3 होगा। बी का देख लेते हैं, बी में क्वेश्चन का इरर ड्यू टू फेज ऑफ लाइन, इरर ड्यू टू फेज ऑफ द सिग्नल। एक में दिया हुआ क्या, सन इल्यूमिनेटेड ओनली ए पोर्शन ऑफ द सिग्नल। 3 में क्या था, लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम द इरेयर टू डेंसर। इरेयर टू डेंसर जो होता है, द लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम इरेयर टू डेंसर मीडियम, ये तो रिफ्रैक्शन इरर से रिलेटेड है। ये जो लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम इरेयर टू डेंसर मीडियम जो ट्रैवल करेगा, तो जो इरर होगा उसमें कौन सा होगा, वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, मतलब डी का 3 होगा। तो डी का 3 देख लेते हैं, डी का 3 था और सी का 5 था। डी का 3 सी का 5 एक में मैच कर, दैट इज ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, ए स्टार इज ऑब्जर्व एट ए अपर क्लेमिनेशन when the north north of the zenith is latitude of the place is observed by 30 degree north and the declination of the star is 15 degree north, then the zenith distance अपर क्लाइमिनेशन में है। अपर में क्या होता है, जेनिथ डिस्टेंस जो भी होगा वो थीटा, वो जो होगा अपर क्लाइमिनेशन जो होगा वो जेनिथ जो होता है डिक्लेरेशन माइनस थीटा कर सकते हैं, दोनों नॉर्थ है तो इस तरह से ये करते हैं डेल माइनस थीटा। तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा। ये अगर लोअर में रहता तो लोअर में जो होता 180 माइनस थीटा प्लस डेल्टा हो जाता है। लोअर में, लोअर क्लेमिनेशन में 180 माइनस थीटा प्लस डेल्टा हो जाता है। अपर में होता है जेनिथ जो डिस्टेंस होगा डायरेक्ट डेल माइनस थीटा होगा। तो डेल माइनस थीटा करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 डिग्री, दैट इज बी। ये अपर में था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा इसमें क्या है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस। बोल रहा है लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज डिटरमाइंड बाय, जो किस पे डिटरमाइन, वायरलेस टाइम सिग्नल सही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कम्युनिट ये भी इसमें होता है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ये भी सेम, इस तीनों सही होगा। 1 2 3 बहुत आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, एरियल फोटोग्राफ का एरियल फोटोग्राफ द इमेज ऑफ द टॉप the tower is found to be 10 cm from the center of the photograph if the height of the tower 100 meter and the flying height 1000 meter above the average terrain, then the height of the displacement of the image from the true position से कितना वो शिफ्ट किया है वो पूछ रहा है। ट्रू पोजीशन से सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट जो पूछ रहा है और सिंपल होता है डी इज इक्वल टू बी एच बाई एच। इस फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, सिंपल से लगा देते हैं, डी इज इक्वल टू बी एच बाई एच। बी दिया हुआ है मेरा 10 सेंटीमीटर,
एच दिया हुआ है, 100 मीटर अराउंड एच दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ 10 इंटू 100 दिया हुआ था, 100 डिवाइड बाई 1000, ये सेंटीमीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में ऑप्शन आएगा, इससे ये कट गया, बच गया 1 सेंटीमीटर। जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ डी का वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं 1 सेंटीमीटर किस में दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm कह सकते हैं, तो 10 mm ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का है। द रेसिप्रोकल लेवलिंग बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैक साइड इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग एंड टिल्टिंग लेवल। तो बैलेंसिंग जो होता है, बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैक साइड, बैलेंसिंग फोर साइड बैक साइड किसको, एलिमिनेटेड ईरर। हाँ, जो बैलेंस का सिंपल सा बैलेंस फोर साइड एंड बैक साइड एलिमिनेट ईरर ड्यू टू इंक्लाइन लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन। इस तरह से मेरा बी का जो हो जाएगा एलिमिनेट द कॉम्बिनेशन ईरर। जो बैलेंसिंग ईरर होगा कॉम्बिनेशन ईरर को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग जो होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग जो होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट ईरर ड्यू टू इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन करता है वो ए का हो जाएगा 4। टिल्टिंग, टिल्टिंग जो है द वर्टिकल एक्सिस नॉट परपेंडिकुलर, अगर वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है तो टिल्ट करा वो हो जाएगा डी का 3। तो बच गया बी का हो जाएगा पॉइंट एबव द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, ये हो जाएगा इन्वर्टेड स्टाफ जो है पॉइंट एबव द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। इस तरह से ऑप्शन देखें तो ए का जो रेसिप्रोकल लेवलिंग इंक्लाइन का हो गया, इंक्लाइन मतलब ए का 4। बैलेंसिंग के लिए एलिमेंट कोलिमिनेशन या 2, मतलब 1 का 4 बी का 2। ऑप्शन देखते हैं, 1 का 4 बी का 2 दिया है, 4 2 एक ही में दिया हुआ है, यहाँ से हम मैच कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज टू ले आउट द हॉरिजेंटल एंगल। हॉरिजेंटल एंगल को निकालने के लिए निम्नलिखित तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें पूछ रहा है क्या, द करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द एक्यूरेसी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है इसका सीक्वेंस कौन सा होगा, तो मतलब सबसे फर्स्ट में इसमें होगा तो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी किस इंस्ट्रूमेंट का होगा। तो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी जो अगर हम एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं तो थियोडोलाइट ही होता है, सबसे बेस्ट होता है, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू कंपास, एज कम्पेयर टू चैन सर्वे एंड प्लेन टेबल। ये सबसे यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंगल जो होगा सबसे बेस्ट होगा वो थियोडोलाइट होगा। तो थियोडोलाइट में देख लो ऑप्शन में 2 हुआ है, एक वर्नियर थियोडोलाइट है, एक माइक्रोप्रोप्टिक थियोडोलाइट है, तो एक सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो होगा एक दिया हुआ सी में और डी में। उसके बाद होगा जब भी होगा वर्नियर 3 में है तो 1 और 3 ऑप्शन मेरा किस में, 1 और 3। इसके बाद सबसे खराब जो होगा चैन सर्वे का एंगल सबसे खराब होगा, लास्ट में होगा, तो 2 तो 1 4 1 3 4 2 दैट इज डी, 1 4 3 2 हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द डाउनहिल एंड ऑफ 20 मीटर टेप इज हेल्ड, डाउनहिल एंड ऑफ 20 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर लो देन द हॉरिजॉन्टल लेंथ। ये भी अलाइनमेंट करेक्शन का, अलाइनमेंट करेक्शन इसमें करेंगे। अलाइनमेंट करेक्शन कितना होता है, डी स्क्वायर बाई 12 होता है, अलाइनमेंट करेक्शन DL बाई 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्टिव होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो कितना होगा वो पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल लेंथ एक्चुअल लेंथ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे करेक्शन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेक्शन कितना होता है, डी स्क्वायर बाई 12। डाटा फुल करते हैं, एल दिया हुआ 20 मीटर, 20 माइनस डी दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2L, एल दिया हुआ 20। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो 19 इसका जो डाटा ऑप्शन आ रहा है उसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, 19.984 आ रहा है, 19.984। सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाना, एल माइनस डी स्क्वायर बाई 2L, इसको अलाइनमेंट करेक्शन बोलते हैं। अलाइनमेंट करेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से आंसर मेरा आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन द थियोडोलाइट इज प्रॉपर एडजस्टमेंट, when the theodolite is in proper adjustment which of the following condition between fundamental line are satisfied। प्रॉपर एडजस्टमेंट में है तो इसमें कौन सा लाइन जो है प्रॉपर एडजस्ट करेगा, तो देख लेते हैं। एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, हाँ ये सेटिस्फाइड करेगा। द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज एट द राइट एंगल द वर्टिकल एक्सिस, हाँ राइट एंगल पे होता है कोलिमिनेशन एंगल वर्टिकल एक्सिस, ये भी सही है। द एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन व्हेन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल सर्कल इज रीडिंग 0।
हाँ, अगर ये 0 रीड करता है तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये भी सही है, मीन्स 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, फ्लोविंग बेयरिंग आर टेकन रनिंग फ्रॉम ए क्लोज्ड कंपास, क्लोज कंपास ट्रावर्स मीन्स क्लोज ट्रावर्स है ऑन विथ रिस्पेक्ट टू लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? लोकल अट्रैक्शन निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? अगर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस या समेशन अगर 180 का इक्वल हो जाता है तो वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। और अगर 180 से बराबर या बराबर नहीं आता है तो उसमें अफेक्ट करेगा। तो हम इसमें चेक करते हैं किसका समेशन 180 नहीं आ रहा है। तो इसको अगर करते हैं तो कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, ठीक है। इसका करेंगे तो नहीं आएगा, इसका करेंगे नहीं आएगा, इसका करेंगे नहीं आएगा, मीन्स 180 आ रहा है। तो ए बी जो है मेरा फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, फ्री है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन ए बी। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बच गया सी डी, दैट इज सी आंसर होगा जो लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एबीसीडी इज ए रेगुलर पैरेललोग्राम plot line whose angle BAD 60 degree if the bearing of the line AB is 30 degree then the bearing of the line CD। क्या पूछ रहा है? ABCD एक रेगुलर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वैसा ग्राम होता है जो वैसा पैरेललोग्राम एक वैसा डायग्राम होता है जो दो साइड जो है पैरेलल होता है। तो बोल क्या रहा है? पैरेललोग्राम है विच ABCD BAD एंगल दिया हुआ, BAD का वैल्यू दिया हुआ, बेयरिंग एंगल दिया हुआ है किसका? AB का। तो हम पहले AB ड्रा करते हैं। AB 30 डिग्री है, मान लीजिए AB लाइन मेरा है, ये 30 डिग्री हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और एक और दिया हुआ बी ए डी जो है 60 डिग्री। अगर ये 30 है और बी ए डी 60 है, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तभी तो ये 60 होगा, ये 60 हो गया। एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। एक पैरेललोग्राम का दो साइड आ गया तो दो साइड जो और होगा वो जब भी होगा तो इसका पैरेलल होगा। तो एक ये लाइन हो जाएगा जो इसका पैरेलल होगा, एक लाइन ये हो जाएगा ये पैरेलल होगा। तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। पूछ क्या रहा है? बेयरिंग ऑफ सी डी, इस लाइन का बेयरिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो बेयरिंग सी डी पूछ रहा है, तो सी डी का निकालने के लिए सिंपल अगर मान लिया जाए, ये हम लोग देखें, ये लाइन था मेरा एंगल 60 था, पैरेलल था, तो ये भी 60 हो जाएगा। ये मेरा डी है, ये मेरा सी है। एंगल निकालते हैं, एंगल जब भी निकालते हैं इसमें तो हम लोग बेयरिंग जब भी निकालते हैं तो नॉर्थ एक्सिस से निकालते हैं, मीन्स ये एक्सिस, ये एंगल चाहिए हमको, टोटल ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। ये 60 है तो ये मेरा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 180 है, यहाँ से वहाँ 180 होता है। टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 प्लस 30, 180 माइनस 30 कितना हो गया? 290, 210 हो गया, दैट इज सी। सिंपल थ्योरम लगाना ट्रायंगल का। ये 60 था बेयरिंग, तो ये एंगल मेरा 30 हो जाएगा, ये 60 ये 30, तो बाकी बचा 180, 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द क्लोज टावर्स, फिर से क्लोज टावर्स दिया हुआ है। द फ्लोइंग कंपटीशन, द फ्लोइंग कंक्लूजन डाटा फ्रॉम द एबव कंपटीशन, मतलब एक क्लोज टावर्स है जिसका लैटिट्यूड और लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें क्या? इसमें पूछ रहा है, अच्छा, रिड्यूस बेयरिंग पूछ रहा है डीए का या होल सर्किल बेयरिंग पूछ रहा है, डिपार्चर पूछ रहा है, लैटिट्यूड पूछ रहा है। मतलब डीए निकालना पड़ेगा। डीए निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्लोज टावर्स है। क्लोज टावर्स में क्या होता है? समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 होगा अगर इरर फ्री है तो, और समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होगा अगर इरर फ्री है तो। अगर किसी भी इरर नहीं है क्लोज टावर्स में तो जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड होता है उसका वैल्यू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर होता है उसका वैल्यू 0 होता है। तो पहले समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकालते हैं। समेशन ऑफ लैटिट्यूड मीन्स इसका समेशन निकालते हैं। तो ये माइनस में करते हुए इसको जोड़ते हैं तो टोटल आ रहा है मेरा -685। और समेशन ऑफ डिपार्चर निकालते हैं। समेशन ऑफ डिपार्चर का तो इसका भी आ रहा है -685, दोनों माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ये हो गया डिपार्चर ऑफ लाइन डी ए, इससे वैल्यू निकालें डिपार्चर ऑफ, अगर समेशन ऑफ एल बराबर 0 करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से लैटिट्यूड निकल जाएगा किसका? डीए का। लैटिट्यूड निकला डीए का -685 आ गया, तो -685 आ गया लैटिट्यूड। और डिपार्चर भी जो आ रहा है लैटिट्यूड डिपार्चर ऑफ डीए, ये भी आ रहा है -685, दोनों का वैल्यू आ रहा है -685। तो इस तरह से मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा डिपार्चर, ये प्लस ये गलत हो जाएगा, लैटिट्यूड ये भी गलत हो जाएगा। अब बेयरिंग लिखते हैं। बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करते हैं।
tan थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर बाई लैटिट्यूड होता है। डिपार्चर कितना है -685, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो एक हो जाएगा। तो 45 डिग्री होगा, जब भी होगा तो दोनों निगेटिव है। डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव किस में होता है, अगर इधर में जो होता है लैटिट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में लाज करेगा तभी दोनों निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से मेरा शॉर्ट बेस्ट हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये सही है। इसको थर्ड बेस्ट में करेंगे तो 45 आ रहा था, तो 180 प्लस 45 इज इक्वल टू 225। WC में कन्वर्ट करेंगे तो आ रहा है 225, दैट इज ये भी सही है, 1 और 2 सही है। अगर इसी में माइनस रहता तो ये भी सही रहता, इसमें भी माइनस रहता तो ये भी सही रहता, बट प्लस दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 2 सही है, 1 2 ऑप्शन में देख लेते हैं किस में दिया 1 2 और वैलिड, दैट इज डी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, theorem traverse for the calculation of independent rectangular coordinate, the field observation sum of the computation is indicated below। इसमें जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेक्टेंगुलर ट्रायंगल का, कौन कौन सा प्रोसीड्यूर निकालते हैं, तो कंप्यूटेशन ऑफ रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द ईस्ट ट्रावर्स तो निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग एरर तो नहीं, बैलेंसिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट, कैलकुलेशन ऑफ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। सबसे पहले इसमें कौन सा करेंगे प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोसेस इसमें कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले प्रोसेस है कंप्यूटेशन ऑफ रिड्यूस बेयरिंग ऑफ द ईस्ट ट्रावर्स। सबसे पहला काम जो होगा ट्रावर्स निकालने का, वो कंप्यूटेशन ऑफ इसी को करेंगे फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड नंबर पे। उसके बाद इसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एरर, इसके बाद एरर को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे इसको। तो मिस फर्स्ट नंबर पे एक नंबर पे ये, फिर 4, फिर 2, फिर 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, दैट इज सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूजिंग लेम्स रूल आर इम्प्रॉपर पोजीशन स्टेशन फॉर ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेम्स प्रोसीड्यूर सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम। लेम्स थ्योरम होता है जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें प्रोसीड्यूर पूछ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करना अभी करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है। तो इसमें देखते हैं द 3, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूजिंग लेम्स रूल द इम्प्रॉपर पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, प्रोसीड्यूर इज रिपीटेड। ये रिपीटेड है, रिपीटेड जब भी होता है तो लास्ट स्टेप होता है, रिपीट होता है किसी भी मेथड का, उसके बाद से रिपीट होता है वो लास्ट स्टेप होता है। तो 2 सबसे लास्ट में होगा, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 2 दिया होगा, 2 सबसे लास्ट में एक ही में दिया हुआ है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैचिंग का, मैचिंग में क्या कह रहा है, इक्वली स्पेस्ड कंटूर, अगर इक्वली स्पेस है कंटूर का तो ये यूनिफॉर्म स्लोप होता है, यूनिफॉर्म स्लोप होता है। यूनिफॉर्म स्लोप इसमें देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है, यूनिफॉर्म दिख रहा है मेरा, यूनिफॉर्म स्लोप दिया है। अगर मीन्स इक्वली स्पेस है तो जब भी होगा यूनिफॉर्म मेरा 5 में दिया हुआ है। कंटूर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, कंटूर जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर किसका होता है। नेक्स्ट को देखते हैं, कंटूर इंक्रीज इन एलिवेशन फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड। इंक्रीज कर रहा है इन साइड से आउट साइड, मतलब अंदर में ज़्यादा है बाहर में, इंक्रीज फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड मीन्स अंदर में कम है बाहर में ज़्यादा। इंक्रीज करा, मान यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 98 है, तो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉइंट को करने का मतलब है कि अंदर में गड्ढा है, ऊपर में इंक्रीज कर रहा है हाइट, तो एक पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, ऑप्शन मैच करके देख रहे हैं मेरा, ऑप्शन मैचिंग का देखते हैं। इक्वली स्पेस 1 का 5 हो जाएगा, 1 का 5 किस में दिया हुआ, 1 का 5 इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ 2 होगा। उसके बाद कंटूर जो था इनसाइड टू आउटसाइड था, तो ये हो रहा था क्या, डिप्रेशन में पॉइंट कर रहा था, डिप्रेशन पॉइंट था, दैट इज 4 है, तो सी का 4 इसमें दिया हुआ, सिर्फ इस तरह से मेरा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का है। बिसाइड कंटूर्स रिलीफ ऑन द टोपोग्राफिक मैप रिप्रेजेंट इन जनरल बाई हाइचर्स पॉइंट हाइट, नहीं ये नहीं होगा, हाइपोसेंटेंट ये सही है, हिल स्लाइडिंग ये भी सही है, मीन्स 2 छोड़ के बाकी सब सही हो जाएगा, 2 छोड़ के बाकी सब सही किस में दिया हुआ मैच कर लेते हैं, दैट इज 1 3 4, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए ट्रायंगल
इफ ए ट्रायंगल ABC B is equal to इतना and the angle ABC is equal to इतना, then the radius of the circular curve passing through the point AB and C, बोल रहा है इफ ए ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, A है, B है, C है, और ABC है, B का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 300 दिया हुआ है, एंड एंगल ABC दिया हुआ है, ABC, B है तो 60 डिग्री दिया हुआ है, देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC, इससे एक रेडियस कर्व पास कर रहा है, तो उसका रेडियस कितना होगा वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए इस तरह से मेरा डायग्राम बन रहा है, डायग्राम शो करते हैं। ये मेरा ट्रायंगल दिया हुआ था, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये मेरा 300 दिया हुआ है। अगर इसमें ऑर्डिनेट निकालते हैं तो 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो बोल रहा है R का वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह से निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा मेथड लगाते हैं। एक थ्योरम होता है, अगर सर्किल में जो एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल अगर मेरा 60 दिया हुआ है तो इससे दोगुना होता है ये एंगल, 2 हो जाता है, ये 120 हो जाएगा। ये निकालना है, ये मेरा अगर इसका ऑर्डिनेट करेंगे तो ये मेरा 150 दिया हुआ है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। ये लॉन्ग कोड इस कर्व का हो गया, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड कितना होता है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का वैल्यू निकालते हैं तो 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। थीटा हो गया डिफ्लेक्शन एंगल, थीटा होता है डिफ्लेक्शन एंगल, 2r साइन थीटा बाई 2 लॉन्ग कोड का फॉर्मूला होता है। तो लॉन्ग कोड दिया हुआ है मेरा कितना, लॉन्ग कोड का वैल्यू दिया हुआ था 300 इक्वल टू 2r निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है थीटा बाई 2, साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 हो गया। तो साइन थीटा बाई 2, थीटा 120 था, तो यहाँ पे साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आर का जो वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई √3। इसको सोल्व करेंगे तो वो आ रहा है 173 पॉइंट समथिंग, दैट इज सी। नेक्स्ट सिंपल इसमें यही निकालना है, फॉर्मूला लगाना था सिर्फ लॉन्ग कोड का फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। एक प्रॉपर्टीज लगाना था ट्रायंगल का, जब अगर ये एंगल सर्किल का, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल जो होगा सर पे वो 2 थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैटेलाइट स्टेशन एस इज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ट्रायंगुलेशन सर्वे एंड सोन फिगर। इस तरह से दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल से इसको पहले डायग्राम्स को चेक करते हैं क्या है ये अल्फा का वैल्यू निकालना। तो हम लोग जानते हैं किसी भी एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है, तो हम इस पॉइंट पे टोटल एंगल निकाल लेते हैं कितना बन रहा है सबसे पहले। तो इस पर पॉइंट पे देखते हैं, तो ये एंगल देखें अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल में 180 बनता है, तो ये प्लस ये 180 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ये। तो हम अगर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट सी पे टोटल एंगल निकाल रहे हैं पॉइंट सी पे निकलेगा तो अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा एंगल ही है तो आधा थीटा बाई 2 माइनस बीटा 2, सॉरी, अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2 माइनस बीटा 2 प्लस ये हो गया इतना प्लस इतना, ये दोनों जोड़ें, उसके बाद ये जोड़ेंगे तो प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2 माइनस बीटा 1, ये हो गया। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 360 होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये प्लस ये तीनों को जोड़ने के बाद 360 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस इसके बाद तीनों को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू आ रहा है थीटा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2।
तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। अल्फ़ा का वैल्यू जो मैच कर रहा है वो मेरा मैच कर रहा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ, हाँ, डिग्रेडेशन एट राइट एक्सेशन विद द 0 डिग्री एंड 12 बार। डिक्लेरेशन 0 डिग्री दिया हुआ है और राइट एक्सेशन दिया हुआ 12 बार फॉर द सन व्हेन इट्स लाइज ओवर। ये लाइज कर रहा है कब, तो ये हो रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। लिब्रा क्या होता है, अगर मान लीजिए इक्वेटर है, अगर नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट होता है वो लिब्रा होता है, और साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है तो ये पॉइंट जो होता है वो ए राइज होता है। ये कब होता है, 21 मार्च को होता है, और ये जो होता है 21 सितंबर को होता है। लिब्रा 21 सितंबर को, एराइज 21 मार्च को। इस पर अगर साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो एराइज होगा, और नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो लिब्रा होगा। तो नेक्स्ट इसमें क्या क्या रहा है, दो डिक्लेरेशन दिया हुआ 0 डिग्री एंड राइट एक्सेशन दिया 12 बार फ्रॉम द सन व्हेन द लाइज ओवर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, दैट इज ए हो जाएगा। तो 61 का नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एट द टू ट्रांजिट ऑफ द स्टार ओवर ए मेरिडियन। टू ट्रांजिट, consider the following statements at the two transit of a star over a meridian. Coordinate remains same, co-latitude does not remain same, hour angle differ for the आवर एंगल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हो जाएगा इसमें, दैट इज ए मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टार 70 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ एंड लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर इज 49 डिग्री 50 मिनट, देन द वैल्यू ऑफ जेनिथ डिस्टेंस पूछ रहा है, एंड द एटीट्यूड ऑफ द स्टार एट द लोअर कल्मिनेशन। लोअर पे पूछ रहा है, तो लोअर पे जब भी होता है सबसे पहले जेनिथ देखते हैं। लोअर पे जो जेनिथ होता है, जेनिथ डिस्टेंस होता है लोअर पे, वो होता है 180 माइनस थीटा प्लस डेल। तो 180 प्लस थीटा प्लस डेल कर देंगे, लोअर कल्मिनेशन है, लोअर दिया हुआ था इसलिए थीटा प्लस, अपर में सिर्फ थीटा माइनस डेल होता है। तो इसमें करेंगे, थीटा कितना दिया हुआ था 70 डिग्री 10 मिनट प्लस डेल्टा कितना दिया हुआ था 49 डिग्री, डेल्टा दिया हुआ है 70 डिग्री 10 मिनट, एंड ऑब्जर्वर का जो एंगल जो लैटिट्यूड दिया हुआ है वो है 49 डिग्री। तो 49 डिग्री 50 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। इस तरह से मेरा जो जेनिथ का जो वैल्यू आ गया वो 60 डिग्री आ गया। आप पूछ रहा है क्या, एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड बराबर होता है 90 माइनस जेनिथ। 90 माइनस जेनिथ करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आंसर मेरा हो गया ए। सिंपल इसमें यही याद रखना है कि लोअर कम्बिनेशन में जो जेनिथ का जो वैल्यू होता है वो 180 माइनस थीटा प्लस डेल होता है, और लोअर क्लिमिनेशन और अपर क्लिमिनेशन जो होता है वो सिंपल सा होता है डेल माइनस थीटा, जेनिथ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, मैचिंग क्वेश्चन है ये फोटोग्राफिक सर्वे का है। द नॉर्मल लॉन्गिट्यूड ओवरलैप अलोंग द फ्लाइट। नॉर्मल जो लैटिट्यूड होता है फ्लाइट में वो कितना होता है, लगभग 60% होता है। तो ए का 3 होगा, ठीक है। ए का 3 ऑप्शन में मैच कर रहा है, कहीं से देख लेते हैं, यहीं से अब 2 है, या तो ये है। बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। बी का देखने का जरूरत नहीं। सी का देखते हैं। सी में क्या, ई बेस एज्यूम्ड, ई बेस जो है 64 mm होता है, ई बेस जो होता है वो 64 mm होता है। तो सी का 4 किस में दिया हुआ है, सी का 4, ए का 3, ये सही हो गया, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, इफ द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द 2 पॉइंट व्हिच पैरेलल्स डिफरेंस प्लस 0.8 mm ऑन द पेयर of a stroke pair taken from the flying height they have h and the having the mean photo base 95.2 meter is plus point इतना, then the flying height will be। तो flying height इसमें कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, d इज इक्वल टू बी एच बाई एच। इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं इसको, इस फार्मूला पे बैठाएंगे, सारा डाटा दिया हुआ है इसका, सारा डाटा दिया हुआ, डी इज इक्वल टू बी एच डिवाइड बाई एच। फ्लाइंग हाइट निकालना, डी दिया हुआ, बी दिया हुआ, एच दिया हुआ, तीनों को डाटा ए दिया हुआ। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ डी, ये दिया हुआ है फोटो बेस 90 इतना, बेस दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ये डी का वैल्यू दिया हुआ है, ये एच का वैल्यू दिया हुआ है,
तो हमको एच निकालना है, तो डी इज इक्वल टू बी एच बाई एच। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है वो सी 12,000 आ रहा है, 12,000। नेक्स्ट के देखते हैं, नेक्स्ट फिर से आ रहा है मैचिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रीम गेज। स्ट्रीम गेज गेजिंग क्या है? स्टेशन पॉइंटर, स्ट्रीम गेज, टाइड गेज, साउंडिंग। साउंडिंग तो होता है मेजरमेंट ऑफ डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस। So solving the 3-point problem to determine the water level and its variation to variation the process of determining the bed depth। हाँ, बेड डेप्थ निकालने के लिए साउंडिंग का तो डी का तीन ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं पे ऑप्शन, हाँ डी का 3 एक ही जगह पे दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग इससे भी देख सकते हैं साउंडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेड डेप्थ। बेड का डेप्थ निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको साउंडिंग कहते हैं। तो डी का एक ऑप्शन से मेरा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फिर मैचिंग का है। नेक्स्ट मैचिंग में क्या है? सर्वे का टाइप पूछ रहा है कौन कौन सा। एक टोपोग्राफिकल सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, इंजीनियर सर्वे एंड कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है बाउंड्री निकालने के लिए होता है। इंजीनियर चैनल होता है जो प्रोजेक्ट मान ली हाईवे रोड वगैरह निकालने के लिए, रोड का लेंथ वगैरह होता है उसको इंजीनियर चैनल यूज़ करते हैं। जियोडेटिक सर्वे अर्थ से रिलेटेड है। और टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है नेचर ऑफ लैंड, नेचर ऑफ कंट्री से रिलेटेड है। टोपोग्राफिकल जो हो गया नेचर से हो गया, जियोडेटिकल अर्थ से हो गया, इंजीनियर हो गया प्रोजेक्ट से, जो प्रोजेक्ट का रेलवे का या रोड का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो इंजीनियर सर्वे करते हैं। कैडेस्ट्रल जब भी होता है बाउंड्री सर्वे होता है। तो अब देख लेते हैं, एक टोपोग्राफिकल जो भी होगा तो नेचुरल फीचर ऑफ कंट्री, नेचुरल फीचर का दिया हुआ है, एक का 4 हो जाएगा। जियोडेटिक सर्वे जो होगा अर्थ शेप से कंसीडर करेगा। फर्निश डाटा ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ, दैट इज बी का 3 हो जाएगा। इंजीनियर सर्वे जो होगा वो प्रोजेक्ट से होगा, जो रोड रेलवे, दैट इज सी का 1 हो जाएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे बाउंड्री से होता है, दैट इज बाउंड्री से रिलेटेड है, तो डी का 2। इस तरह से ऑप्शन देखते हैं, डी का 2 सही है। और डी कैडेस्ट्रल सर्वे था, उसके बाद था कौन? इंजीनियर सर्वे का सी का 1 था, डी का 2 एक ही में है, डी मार सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ दैट अर्थ। अर्थ का जो शेप होता है ऑप्टिकल स्पाइरल होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएशन मैग्नेटिक डिक्लेरेशन का वेरिएशन पूछ रहा है, करेक्टली मैच। ड्यूरिनल वेरिएशन जो होता है 24 आवर का वेरिएशन का होता है, इसलिए एक गलत हो गया। एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकुलर नहीं, तो ये भी गलत है, तो 1 और 2 गलत हो गया। 2, 3 क्या करा? सेकुलर वेरिएशन ऑफ द डिक्लेरेशन पीरियड इन कैरेक्टर सही है। इरेगुलर वेरिएशन कॉल्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ मैग्नेटिक, हाँ ये भी सही है। 3 और 4 किस में दिया हुआ? 3 और 4 डी में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? इफ द स्टाफ इंटरसेप्ट लोकेटेड एट 100 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ 5 डिवीजन, deviation of the bubble 0.05 mm, and if the length of the one division is 2 mm, then the radius of the curvature of the bubble, radius of curvature कितना हो जाएगा? सिंपल इसमें फॉर्मूला हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, एन एल डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एस बाई बी फॉर्मूला है। एन दिया हुआ है नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 5, एन बराबर 5 दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 1 डिवीजन का लेंथ दिया हुआ 2, आर निकालना है, एस दिया हुआ कितना? द स्टाफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है 100 मीटर एंड द डी दिया हुआ है डेविएशन द बबल 0.5 मीटर, नंबर 5 डिवीजन, एंड इफ लेंथ ऑफ द 1 डिवीजन इतना डेविएशन दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है। सबका वैल्यू पुट करेंगे, एन का हो गया 5, एन 5 इंटू 2 mm में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। आर निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा एस दिया हुआ डिविएशन कितना था? 0.005। स्टाफ लोकेटेड, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है, 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 20 मीटर के आसपास, दैट इज सी। सिंपल सा फॉर्मूला पे बैठाना था इसका, एन एल डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एस बाई डी, इसी फॉर्मूला पे ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ ए बैक साइड रीडिंग ऑन ए वर्टिकल एट द स्टॉप पॉइंट ए ऑन द फ्लोर अलोंग द सेंटर लाइन इज रेलवे टनल इज 3.56 मीटर
foresight on the inverted staff held the roof the tunnel just vertical above point A, then the height of the tunnel, height कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, इन्वर्टेड है तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं 3.465 एंड 1.14155, दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 4.620, दैट इज सी। सिंपल सा इन्वर्टेड का रहा है तो ये टर्म और ये टर्म दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द सी व्हेन द लाइट हाउस व्हिच हाइट 100 मीटर इज विजिबल जस्ट एबव द होरिजन शिप, जस्ट एबव द होरिजन शिप से जो आ रहा है तो इसका पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 3.855 3√h, एच मीटर में आता है, एच का वैल्यू दिया हुआ है 100, इसको जगह पर हम 100 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है 38.553 आ रहा है, 38.553 आ रहा है, 38.553 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए प्लेन टेबल सर्वे द प्लेन टेबल स्टेशन पोजीशन फिक्स्ड विद द रिस्पेक्ट टू three reference point, it was found that one of the reference point was not visible due to some obstruction. It was referred decide to make use of the other two only. Which of the following statement is true regarding the determination? अगर सेट कर रहे हैं टू डिसाइड टू मेक, अगर एगो नहीं दिख रहा है बढ़िया से तो उसमें क्या करें, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो इसमें जो 3 नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या है, टू वर्क कैन बी डन फास्टर, नहीं फास्टर नहीं होगा। टू सेटिंग और द प्लेन टेबल विल बी नीड बट वर्क विल बी एक्यूरेट, नहीं ओनली वन सेटिंग आउट ऑफ द टेबल इज नीड हाउ बट द वर्क विल बी लेस एक्यूरेट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है मेरा, डी नंबर, द वर्क, ये तीनों गलत हो गया तो ऑप्शन जो मेरा है एक ही सही होगा, डी, इससे डी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल जो होता है, कंटूर इंटरवल द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड वर्टिकल इंटरवल। वर्टिकल इंटरवल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल। तो ये जो होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एबव डेटम, नहीं ये नहीं होगा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर, हाँ टू सक्सेसिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको कंटूर इंटरवल का, इस तरह से ये मेरा होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरवल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हम लोग ट्रांजिशन कर्व का देखते हैं, लेंथ कितना होता है, एल जो होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो आर जो होगा और लेंथ में जो रिलेशन है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व में जो रिलेशन है इन्वर्सली का है। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इन्वर्सली का है हम लोग, तो इस तरह से ऑप्शन मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए सिंपल सर्कुलर विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द आर रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। 20 मीटर चैन के लिए, 20 मीटर चैन के लिए रिलेशन होता है, एक 2 मीटर के, एक 30 मीटर के लिए होता है, एक 20 मीटर के लिए होता है। 30 मीटर में जो होता है 750, सॉरी 30 मीटर का होता है, एक 20 मीटर चैन के लिए होता है। 30 मीटर में जो होता है वो होता 1790 या 1720 के वाट होता है डी, आर इज इक्वल टू, और 20 मीटर यूज करते हैं तो रेडियस जो होता है 1145 या 46 होता है डिवाइड बाई डी होता है। तो ये पूरा 20 मीटर के लिए, 20 मीटर के लिए 1146 हो जाएगा। 1146 ऑप्शन किस में दिया हुआ, डेट इज सी दिया हुआ। और यही अगर रहता ये हो गया 30 मीटर के लिए, ये हो गया 20 मीटर चैन के लिए, ये दोनों याद रखना, दैट इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट कोऑर्डिनेट इन ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में जो नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा कंडीशन वो 4 होता है। बी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग डाटा रिफर टू प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ऑन द फील्ड, द मस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल ए, मस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, ए का दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ 2, इसका वेट दिया 3। नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए लिखते हैं, नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए इन कंडीशन फर्स्ट के लिए, तो नॉर्मल इक्वेशन वेट मल्टीप्लाई बाई ए कौन टर्म 2
इंटू 2a इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हो जाएगा 80 डिग्री। 4 से मल्टीप्लाई किए टर्म से, तो 80 डिग्री 40 मिनट। सेकंड टर्म हो जाएगा, इसमें 3 दिया हुआ है 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 4a, तो इसमें 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 40 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 482 आ रहा है। 482 इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा नॉर्मल इक्वेशन निकालना है फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस में नॉर्मल इक्वेशन निकाले हैं, फर्स्ट केस का नॉर्मल इक्वेशन निकालें तो आ रहा है 4 इंटू 2a, तो हो रहा है 80 इंटू 80 डिग्री 40, और सेकंड में चाहते हैं 12 इंटू 4a, इसको निकालें तो 482 डिग्री 0 सेकंड। दोनों को जोड़ देंगे तो 12 को 48 और 8 ये 8 56 56a इज इक्वल टू आ रहा है 562 इंटू 40, 5 to 6 डिग्री 40 मिनट। इसको इससे ए का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 562 मिनट 40 डिग्री 40 मिनट 562 डिग्री 40 मिनट तो 56 नीचे जाएगा, 56 इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा ऑप्शन आ रहा है 10 डिग्री 2 मिनट आ रहा है, 10 डिग्री 2 मिनट 51 सेकंड, 10 डिग्री 2 मिनट 51 सेकंड। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा इसमें यही थ्योरम लगाना तो नॉर्मल इक्वेशन होता है। अगर सिंपल अगर है सीक्वेंस में तो उसको नॉर्मल इक्वेशन जो होता है वो होता है वेट इंटू 1 प्लस वेट 2 इंटू m2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। W2 वेट हो गया, m जो होता है जो होता है रीडिंग होता है फर्स्ट केस में, देखिए होता है सिंपल जब डायरेक्ट मेथड होता है तो यूज होता है। दूसरा नॉर्मल कंडीशन होता है, अब जितना वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसका कोफिशिएंट से, इसका जो वेट है उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसका डाटा निकालो, दोनों का जोड़ दो जो आएगा, उसके बाद ए का निकाल दो, उसको हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग द हाइट ऑफ द सिग्नल यूज्ड 4.62 meter if and the instrument height is 1.25 meter if the horizontal distance of the target from the instrument is 5780 meter then the axis signal correction। एक्सिस सिग्नल करेक्शन कितना होता है, इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एन एल डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एस बाई डी। इसी फार्मूला पर बनाएंगे तो डी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस का वैल्यू निकालते हैं, ये दिया हुआ सिग्नल यूज इतना इतना, लेवलिंग द हाइट ऑफ सिग्नल यूज इतना मीटर एंड द इंटरसेक्शन ऑफ हाइट इतना मीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों का वैल्यू निकालेंगे एस निकल जाएगा। तो जो एक्सेल करेक्शन जो होगा वो होगा एस डिवाइड बाई डी, एक्स डिवाइड बाई डी, और सेकंड में दिया हुआ है तो साइन 1 सेकंड हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 4.62 माइनस 1.25 डिवाइड बाई डी दिया हुआ है 5780 और साइन 1 सेकंड है। साइन 1 सेकंड का जो वैल्यू होता है 1 बाई साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 1 बटा साइन 1 सेकंड का जो वैल्यू होता है 20 62 65 होता है। इस तरह से इसको सॉल्व किएंगे तो आ रहा है मेरा, इस तो नीचे में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, दैट इज ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग स्ट्रीम पैटर्न टू बी द पोजीशन ऑफ सन व्हेन इट्स लाइज ओवर द फर्स्ट पॉइंट एराइज। फर्स्ट पॉइंट एराइज कर रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न टू बी द पोजीशन ऑफ सन व्हेन लाइज ओवर द फर्स्ट पॉइंट एराइज। फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है तो इट्स ओवर एंगल इज जीरो, नहीं ओवर एंगल जीरो नहीं होता, इट्स हार्ड डिस्टेंस इज जीरो, हाँ ये जीरो सही है, इट्स डिक्लेरेशन इज जीरो, ये भी सही है, 2 3 सही हो जाएगा, 2 3 सही है मेरा बी में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं,